रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके बच्चों, अ, ये मस्कुलोस्केलेटल आपने हमारे नोट्स से ही करना है। बहुत अच्छा पढ़ाया गया है नोट्स से, और आपने उन नोट्स को फॉलो करना है। ये अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर्ड है। दो तरीके हैं बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हो कि जो जो टॉपिक्स आप लोग कहो मैं वो करवाता जाऊं, मुझे कोई मसला नहीं है। एनाटॉमी करनी है, सारे की सारा पोर्शन करना है। जो आपको लगता है कि ये पोर्शन आपका वीक है, एक एक टॉपिक बताते हैं जो मैं करवा देता हूँ। वरना जिस तरह ये है शुरू से लेके एंड तक उस तरह चलते हैं। बाकी जिस तरह आपको इजी लगे वो फिर देख लेते हैं, ठीक है। ओके जी बच्चों, सबसे पहले हमको जो डिस्कस करना है वो है रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं। देखें, रोटेटर कफ मसल्स आपने कहना होता है कि वो मसल्स होते हैं जो शोल्डर को स्टेबलाइज करते होते हैं। इन रोटेटर कफ मसल्स के अंदर आपने कहना कि चार तरह के मसल्स आते हैं। याद करने का जो निमोनिक्स है वो होता है बच्चों सिट्स। क्या होता है? एक तरह का सिट्स। एस से क्या बनता है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का सुप्रास्पाइनाटस होता है। आई से क्या बनता है? आपने कहना इंफ्रास्पाइनाटस आता है। टी से क्या बनता है? टीरिस माइनर आता है। और एस से सबस्कैपुलारिस आता है। क्या एक तरह का सबस्कैपुलारिस आता है। अब आपने ये कहना होता है कि सब सुप्रास्पाइनाटस वो मसल होता है जो 0 से 15 डिग्री तक आपके मसल्स की मूवमेंट करवाता है। यानी कि जो बाजू है उसको 0 से 15 डिग्री तक जो मूव करवाएगा वो कौन सा होगा? एक तरह का सुप्रास्पाइनाटस। सिंपल सी बात। उसके बाद आपने कहना है जो इंफ्रास्पाइनाटस होता है वो क्या काम करता है बच्चों? वो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। वो एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। जो आपका टीरिस माइनर होता है बच्चों, वो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना अडुक्शन भी करवाएगा। क्या? एक तरह का अडुक्शन भी करवाएगा। और जो सब स्कैपुलारिस मसल होगा वो आपकी एडुक्शन भी करवाता है। और उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि इंटरनल रोटेशन भी करवाता है। इंटरनल रोटेशन, ठीक है। किसी किसी जगह पर एक्सटर्नल रोटेशन की जगह पे एक और लफ्ज लिखा होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल रोटेशन। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि एक्सटर्नल रोटेशन नहीं लिखा हुआ, लेटरल रोटेशन लिखा हुआ है, तो आपने ये कहना होता है कि इसका जो आंसर है वो भी आपका एक तरह का क्या है बच्चों? आपने कहना है कि इंफ्रास्पाइनाटस मसल है। तो सबसे पहले जो चीजें आपने याद करनी है वो क्या है? मैं बस सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट्स बताऊंगा, फुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्हीं को आपने रखना है। मैं यहाँ पे आप मूवमेंट करके दिखाने से रहा कि हाँ जी ना बच्चों, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। क्यों? क्योंकि वो आपके रेगुलर क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी आपकी रिवीजन चल रही है, तो इस वजह से जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये है कि हम रैपिडली रिव्यू के लिए हाथ से इसको सारा कवर करें। तो आपने क्या कहना होता है कि आपका रोटेटर कफ मसल्स के अंदर चार तरह के मसल्स आते हैं। पहले नंबर पे सुप्रास्पाइनाटस, आई से इंफ्रास्पाइनाटस, टी से टीरिस माइनर और एस से सबस्कैपुलारिस। दूसरी बात, आपने कहना है कि जो सुप्रास्पाइनाटस मसल होता है वो काम क्या करता है? 0 to 15 डिग्री जो है वो शोल्डर की मूवमेंट करवाता होता है। जो इंफ्रास्पाइनाटस होता है वो क्या काम करता है? वो एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है बच्चों, ठीक है। आपने ये कहना होता है। उसके बाद जो टीरिस माइनर होता है वो क्या काम करता है? आपने कहना है कि ये एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाता है और उसके बाद ये और एक तरह की एडुक्शन भी करवाता है बच्चों। ये आपने याद करना है। जो आपका सब स्कैपुलरिस मसल होता है ये आपकी एडुक्शन के साथ प्लस आपने ये कहना होता है कि ये क्या काम करता है? आपने ये कहना है कि ये इंटरनल रोटेशन करवाता है। एक तरह के इंटरनल रोटेशन करवाता है बच्चों। अब हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि इन मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये कहना है कि सब सुप्रास्पाइनाटस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या होता है? सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्या होता है? एक तरह का बच्चों सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो आपने कहना सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है जिसको सप्लाई करती है। इंफ्रास्पाइनाटस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना इंफ्रास्पाइनाटस मसल को जो सप्लाई करती है उसका नाम भी सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। टीरिस माइनर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना एक्सिलरी नर्व होती है। और सब स्कैपुलारिस मसल को सब स्कैपुलारिस नर्व ही सप्लाई करती है बच्चों। अब हमने मूवमेंट्स को देखना होता है बच्चों कि आपकी मूवमेंट्स का क्या लेना देना होता है, इसमें है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना है कि 0 से 15 डिग्री तक जो मूवमेंट करवाता है वो सुप्रास्पाइनाटस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व है, और ये अबडक्शन को इनिशिएट करता है। मतलब कि बाजू को बाहर की तरफ ले जाने में सबसे पहला काम इसी का होता है। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि 15 to 90 डिग्री तक जो मसल की मूवमेंट करवाता है उस मसल का नाम होता है डेल्टॉइड मसल। उस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है एक्सी नर्व। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि 90 से 180 डिग्री तक जो आपके मसल की मूवमेंट करवाता है वो कौन सा होता है? आपने कहना वो आपका ट्रेपीजियस मसल और सिराटस एंटीरियर मसल होता है। ट्रेपीजियस मसल को जो आपकी नर्व सप्लाई करती है उसका नाम असेसरी नर्व होता है। और सिराटस एंटीरियर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ठीक है बच्चों? तो आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने कहना है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो होती है ये आपकी एक तरह की बच्चों आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो इसकी वजह से आप क्या देखते हो? विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी देखते होते हो। विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी देखते होते हो। इसके अंदर
एग्जामिनर ये कहता होता है कि आपके पास एक पेशेंट होता है, वो अपने बालों को कंघी नहीं कर सकता, अनएबल टू कॉम्ब द हेयर्स, तो इसमें से कौन सा मसल आपका डैमेज है? तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर आपका एक तरह का ट्रेपीजियस भी हो सकता है, सिराटस एंटीरियर भी हो सकता है। ये दोनों आपने याद करने हैं। तो बच्चों, अगर तो एग्जामिनर ये मेंशन करे कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट के अंदर आपका मेस्टेक्टमी हुई है और उसके बाद वो कंघी नहीं कर पा रहा, तो आपने ये कहना है कि इसके अंदर जो नर्व डैमेज है वो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज है। कौन सी एक तरह की? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज है। और अगर ये कहा जाए कि हेड के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा कुछ हुआ है और उसका लेना देना है, आपने कहना वो सेसी नर्व है, क्योंकि आपको पता है कि सेसी नर्व आपकी क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ये किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपने ये बात याद करनी है कि सुप्रास्पाइनाटस मसल को आप कैसे चेक करते होते हो बच्चों। देखो, ये आपके सामने, आप एक बंदे को हम खड़ा करेंगे, उस बंदे को हम क्या करेंगे कि अपना ये अंगूठा जो है इसको नीचे की तरफ कर लो। अगर नीचे की तरफ अंगूठा करने पे इसके हाथ के ऊपर हमने इसके बाजू के ऊपर हम हाथ रखेंगे और इसको कहेंगे कि हाँ जी जनाब, आपने क्या काम करना है कि बाजू को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर तो बाजू को ऊपर उठाने से अगर इसके शोल्डर के अंदर यहाँ पे दर्द हो, तो आपने कहना है कि सुप्रास्पाइनाटस ही डैमेज है, और इसको हम कहते होते हैं कि ये आपका एक तरह का एम्प्टी कैन टेस्ट जो है वो एक तरह का पॉजिटिव है। सुप्रास्पाइनाटस मसल आपका मोस्ट कॉमनली डैमेज जो होता है वही होता है। ये आपने याद करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आते हैं और आगे देखो कि आगे का क्या हिसाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो देखना है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस के। बच्चों, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है? यार, ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरफ आने से पहले अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर रूट्स क्या होती हैं। इसके अंदर ना, मैं यहाँ पे कोई चीज ढूंढता हूँ उसके अंदर। हाँ चलो, ये आ गया। अब आपने कहना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद करने का तरीका जो होता है वो होता है बच्चों एक तरह का रेडी, उसके बाद आता है टू, उसके बाद आता है ड्रिंक, उसके बाद आता है कोल्ड, उसके बाद आता है बियर। ठीक हो गया? आपने ये कहना है। देखो बच्चों, रेडी से आपने कहना है कि सबसे पहले क्या आती है? एक तरह की रूट्स आती हैं। क्या एक तरह की रूट्स आती हैं? टी से क्या आता है? आपने कहना ट्रंक आता है। ठीक है बच्चों। डी से क्या आता है? आपने कहना डिविजन आती हैं। सी से क्या आता है? आपने कहना कोड आता है। और बी से क्या आता है? आपने कहना ब्रांचेज आती हैं। मतलब ये इसका याद करने का तरीका है। सबसे पहले, अगर कोई बच्चा पहली दफा भी सुन रहा है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा याद करने का तरीका है। हम फुल डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल रहेंगे। यही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको एग्जाम के अंदर यही चीजें पूछी जाती है जब भी हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले आपने कहना रूट वैल्यू C5 होती है, C6 होती है, C7, C8 और T1। मतलब कि C5 से लेकर T1 तक इसकी रूट वैल्यू होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। उसके बाद आपने कहना होता है कि C5 और C6 दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर एक ट्रंक बनाते हैं जिसको अपर ट्रंक कहा जाता है। C7 किसी के साथ नहीं मिलता, सीधा जाता है, जिसको मिडिल ट्रंक कहा जाता है। C8 और T1 दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक तरह का लोअर ट्रंक बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये कहना है कि सबसे पहले क्या होता है? एक तरह का आपने कहना अपर ट्रंक होता है, फिर आपने कहना है कि एक तरह का मिडिल ट्रंक होता है, और एट दी एंड यहाँ पे क्या होता है? एक तरह का बच्चों लोअर ट्रंक होता है बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि यहाँ पर हम क्या होते हैं? इन ट्रंक में से दो तरह की डिविजन होती हैं। एक को हम कहते हैं एंटीरियर और एक को कहते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर और दूसरे को आपने क्या कहना है? एक तरह का पोस्टीरियर कहना होता है। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गए। ये देखो बच्चों, एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, और उसके बाद ये पोस्टीरियर हो गया, फिर एंटीरियर हो गया, फिर आपका पोस्टीरियर हो गया। यहाँ पे आपने समझना कैसे? आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो डिविजन्स की मैंने बात की है कि आपकी हर ट्रंक में से दो डिवीजन्स होती हैं, तो आपने कहना होता है कि तीनों ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन को हम इकट्ठा करते हैं, यानी कि ये पोस्टीरियर को इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा किया और उसके बाद इसको इकट्ठा किया। तीनों ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन को हम इकट्ठा किया और इसके नतीजे में एक कोड बनता है, और उस कोड को हम कहते होते हैं बच्चों एक तरह का पोस्टीरियर कोड। क्या कहते हैं बच्चों? पोस्टीरियर कोड कहते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि अपर और उसके बाद आपके मिडल के आपने कहना है कि इंटीरियर आपस में मिलते हैं, और इसके अंदर जो कोड बनता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का लेटरल कोड। क्या कहते हैं का बच्चों? लेटरल कोड होता है। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चों पीछे क्या रह गया? आपको पता है कि हाँ जी जनाब, अपर और मिडल का, सॉरी ये इस तरह होगा। ठीक होगा? आपको पता है कि सिर्फ नीचे वाला इंटीरियर रह गया, तो इधर से क्या बनेगा? एक तरह का बच्चों मीडियल कोड। आपने कहना एक तरह का मीडियल कोड बनेगा बच्चों, ये आपने याद करना है। तो अभी मैं दोबारा बनना बता देता हूँ, अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले आपने क्या कहना है बच्चों कि इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? आपने कहना C5 होती है, C6, C7, C8 और T1। ये इसकी क्या होती है? एक तरह की रूट वैल्यू होती है। उसके बाद आपने बच्चों ये कहना होता है कि C5 और C6 मिलकर आपका अपर ट्रंक बनाते हैं, C7 किसी से नहीं मिलता, मिडिल ट्रंक बनाता है, और C8 और T1 दोनों आपस में मिलकर आपका लोअर ट्रंक बनाते हैं। हर ट्रंक की दो डिवीजन होती हैं। आपने कहना है इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है? फिर आपने कहना है कि तीनों का पोस्टीरियर आपस में मिलता है। जब, अच्छा जी, जब आपका तीनों का पोस्टीरियर बच्चों आपस में मिलेगा,
ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना है कि एक कोड बनता है, इसको हम कहते होते हैं पोस्टीरियर कोड। क्या कहते हैं कि बच्चों, एक तरह का पोस्टीरियर कोड कहते हैं। तो जब आपका तीनों का पोस्टीरियर कोड बना, उसके बाद आपने कहना होता है कि अपर और मिडल का इंटीरियर आपस में मिलता है, और इसके नतीजे में एक कोड बनता है जिसको हम कहते होते हैं लेटरल कोड, जिसको आप कहते हैं एक तरह का लेटरल कोड कहते होते हैं। फिर आपने कहना होता है कि आपका जो लोअर का जो मीडियल होता है वो आपके कोड बनाता होता है, जिसको हम कहते होते हैं, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, मीडियल कोड कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। अब 2-3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसा कि ये कोर्स और ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको पता हो कि इसकी ब्रांचेस कैसे होती हैं। बच्चों देखो, ब्रांचेस को याद करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, उसको बोलते हैं मार्मो। क्या कहते हैं, एक तरह का मार्मो। अभी मैं इसको दोबारा बनाने लगा हूँ ताकि आप लोगों के लिए और ईज़ी हो जाए। जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों? आपने क्या कहना है? C5, C6, C7, C8 और T1। C5 और C6 मिलते हैं तो क्या बनाता है? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, और ये आपस में मिलके क्या एक तरह का लोअर ट्रंक बनाता है। ठीक हो गया? ये अपर है, ये मिडल है, और ये क्या एक तरह का बच्चों लोअर है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या बनता है? आपने कहना एंटीरियर एंटीरियर एंटीरियर। उसके बाद क्या होता है? आपने कहना हर का क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है। उसके बाद देखें बच्चों, अगर ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है, क्यों? क्योंकि हर का पोस्टीरियर बनता है, और हर के अंदर क्या होता है? एंटीरियर भी होता है। ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर है, और ये एक तरह का एंटीरियर है। तो आपने कहना क्या है? आपने कहना है बच्चों, सिंपल सी बात है कि तीनों का पोस्टीरियर आपस में मिलता है। ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर और ये पोस्टीरियर, तीनों का पोस्टीरियर आपस में मिलता है, और इसके नतीजे में एक कोड बनाता है जिसको हम कहते होते हैं एक तरह का पोस्टीरियर कोड। क्या कहते हैं बच्चों? एक तरह का पोस्टीरियर कोड कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपका अपर और मिडल का एंटीरियर आपस में मिलता है, और क्या बनाता है? एक तरह का बच्चों, आपने कहना है कि कोड बनाता है, उसको हम कहते हैं एक तरह का लेटरल कोड। क्या कहते हैं बच्चों? एक तरह का लेटरल कोड। उसके बाद आपने कहना है कि लोअर का एंटीरियर बनता है, और क्या बनाता है? एक तरह का मीडियल कोड। ठीक है, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि फॉर एग्जाम्पल आगे आते हैं ब्रांचेस से। ब्रांचेस के अंदर आपको याद करने का जो तरीका है वो क्या आपने कहना? मार्मो। क्या एक तरह का MAR, उसके बाद MU। इसको याद करने का तरीका क्या है? आपने कहना होता है बच्चों कि जो लेटर कोड होती है उससे जो आपकी नर्व बनती होती है उसको हम कहते हैं एक तरह का मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। क्या एक तरह का बच्चों? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना होता है कि जो पोस्टीरियर कोड होता है, पोस्टीरियर कोड से जो आपकी नर्व ब्रांचेस निकलती है उसको हम कहते हैं आपकी एक्सिलरी नर्व, और दूसरे को आप कहते होते हैं एक तरह का बच्चों रेडियल नर्व। क्या एक तरह का? रेडियल नर्व। उसके बाद बच्चों जो आपका मीडियल कोड होता है, मीडियल कोड से जो आपकी ब्रांचेस निकलती है उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व, और आपने कहना है कि अल्नर नर्व। क्या एक तरह की बच्चों? अल्नर नर्व होती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। अब देखो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पे कवर होगी होंगी। आगे हम जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखो बच्चों, C5 और C6 जहाँ पे मिलता है, यहाँ से आपकी एक नर्व निकलती होती है, उस नर्व का नाम होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्या होता है? एक तरह का बच्चों सुप्रास्कैपुलर नर्व होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि C5 C6 और C7 यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों की ब्रांचेस से एक नर्व बनती होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व वो होती है जो कि सिराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती होती है। सिराटस एंटीरियर मसल को एक तरह का सप्लाई करती है, और अगर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो सिराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे? विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखेंगे। एक तरह का बच्चों विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया? और इसी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होने की वजह से आपने कहना है कि सिराटस एंटीरियर को मसल नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका कॉम्ब ऑफ हेयर्स नहीं होते। ठीक हो गया? आपने कहना है कि बालों को कंघी नहीं होती। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके ऊपर आपका 90 प्लस की एंगल की डिग्री आप एंगल के ऊपर से जो है वो मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद आपने कहना है कि ये कब होता है? जब मेस्टेक्टमी हो, ये उस वक्त डैमेज हो सकती है मेस्टेक्टमी प्रोसीजर के अंदर। ठीक हो गया बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि एक एक नर्व को कि उनका रोल क्या होता है बच्चों। शाबाश, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें, आगे देखें कि आगे क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आपकी एक नर्व है जिसको हम कहते हैं एक्सिडी नर्व। क्या एक तरह का बच्चों? एक्सिडी नर्व है। यार एक्सिडी नर्व के बारे में आपने ये कहना होता है कि एक्सिडी नर्व वो होती है जो कि आपके एक तरह के पोस्टीरियर कोड से निकलती है, इसकी जो रूट वैल्यू वो C5 और C6 होती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये दो तरह के मसल को सप्लाई करती है, एक होता है डेल्टॉइड मसल और दूसरे नंबर पे होता है टीरिस माइनर मसल। पहले नंबर पे आपने क्या कहना बच्चों? एक तरह का डेल्टॉइड मसल होता है, और दूसरे नंबर पे जो मसल होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का टीरिस माइनर मसल कहते हैं। तो यहाँ पे ये डेल्टॉइड है, दूसरे नंबर पे आपका टीरिस माइनर है। टीरिस माइनर मसल वो होता है जो कि आपके एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, ऐसे ही है ना? ये एक्सटर्नल रोटेशन करवाता होता है। एक्सटर्नल रोटेशन का दूसरा नाम क्या होता है? लेटर रोटेशन, जो कि बाजू को बाहर की तरफ लेके जाता है। डेल्टॉइड मसल क्या काम करते होते हैं? ये 15 टू 90 डिग्री जो है वो आपके बाजू की मूवमेंट करवाता होता है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि ये जनाब आपकी सेंसी सेंसेशन लेके जाता है कहाँ पे? यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना जहाँ पे बैज लगता है, ऐसे ही होता है ना, इसको हम कहते हैं बैजमेंटल एरिया। तो आपने कहना है कि ये आपका सेंसी सेंसेशन जो होती है ये यहाँ से, जिसको हम कहते हैं रेजिमेंटल बैज एरिया, यहाँ पे आपकी सेंसी सेंसेशन देता होता है। और मोस्ट कॉमनली जो आपकी एक्सिन
नर्व डैमेज होती है वो कहाँ पे होती है? आपने कहना है कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो होती है ना, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे डैमेज हो सकती है, या शोल्डर की डिसलोकेशन एंटीरियरली अगर हो जाए तो उस कंडीशन में होती है। तो कब होती है? आपने कहना दो दो चीजें हैं। एक आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, ठीक हो गया बच्चों, आपने ये कहना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो है वो जनाब आपकी एक तरह का डैमेज हो जाए उस वक्त। उसके साथ आपने कहना है कि आपकी एक्जी नर्व के साथ यहाँ पर आपकी एक नर्व गुजर आर्टरी गुजरी होती है, और उस आर्टरी का नाम होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक हो गया। ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है, ये आपकी ब्रांच किसकी होती है? आपने कहना है कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है, ये जनाब आपने कहना होता है कि ये, आपने कहना है कि जो ब्रांच होती है वो होती है जनाब आपकी एक तरह की, आपने बच्चों ये कहना होता है कि ये ब्रांच जिसकी होगी वो आपकी होती है एक्जी आर्टरी की, ठीक है, क्योंकि ये आपने ये पूछना होता है। एक मिनट रुकिएगा यार, ग्रुप के अंदर ना अभी तक ना रोला पड़ा हुआ है। एक मिनट, मैं ना इसके थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है ना सेटिंग कर दूं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे आपने कहना है कि इसके अंदर ये सारी की सारी कंडीशंस हम देखते हैं बच्चों। अब दूसरे नंबर पे आपने आना है कि फॉर एग्जांपल एक्जी नर्व के लिहाज से हमने क्या देखा। आपने कहना है कि एक्जी नर्व वो होती है जिसकी रूट वैल्यू क्या होती है। आपने कहना है, यहाँ पे हम आते हैं एक्जी नर्व के बारे में, जब भी कोई बंदा पूछे आपने कहना एक्जी नर्व वो होती है जिसकी रूट वैल्यू क्या है बच्चों। आपने कहना है कि C5 से लेकर C6 इसकी रूट वैल्यू, C5 और C6 इसकी रूट वैल्यू है। आपने ये बच्चों कहना है कि इसकी रूट वैल्यू C5 C6 से, उसके बाद आपने कहना है कि ये पोस्टीरियर कोड से निकलती है। कहाँ से? आपके कितना का पोस्टीरियर कोड से निकलती होती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसका जो मेन एरिया काम होता है वो क्या है। आपने कहना है कि आर्म की लेटरल सरफेस यानी कि बैजमेंटल एरिया को सप्लाई करती है। आपने कहना है बैज वाला एरिया जो होता है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये दो मसल को सप्लाई करती है। एक होता है बच्चों डेल्टॉइड मसल, और दूसरा जो होता है आपने कहना होता है कि उसको हम कहते हैं टीरिस माइनर मसल। डेल्टॉइड मसल का काम क्या होता है? डेल्टॉइड मसल का काम होता है कि 90 डिग्री से 15 से 90 डिग्री तक बाजू की मूवमेंट करवाना। टीरिस माइनर का काम क्या होता है? एक्सटर्नल रोटेशन करवाना, ठीक हो गया। इसके साथ एक आपकी आर्टरी गुजरी होती है, उसका नाम क्या होता है? आपने कहना है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी, एक तरह का पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी कहते होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आपने कहना है ये एक्सी आर्टरी की ब्रांच है। किसकी? एक तरह की एक्सी आर्टरी की ब्रांच होती है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि ये डैमेज कहाँ पे होती है। दो ऐसी जगह जहाँ पे डैमेज हो सकती है, एक होता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर होती है, और दूसरा होता है एंटीरियर डिसलोकेशन पे। आपने कहना एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये आपने तीन चार चीजें हैं, ये आपने लाजमी याद करनी, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता होता है, और यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद करने। आगे देखो बच्चों, आगे वाली जो नर्व होती है उसको हम कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में आपने कहना है कि यहाँ पर जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5 से लेकर C6 C7, मतलब कि C5 to C7 होती है, आप ये कह सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या काम करती है बच्चों। आपने कहना कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के अंदर दो तरह के मसल हैं, एक को आप कहते हैं बाइसेप ब्रेकाई मसल, और दूसरे को हम कहते हैं ब्रेकियालिस मसल। अब मेरी बात को याद करना है कि ब्रेकियालिस मसल वो होता है जो कि फ्लेक्शन करवाता है। यानी कि जब भी कोई बॉलर जो होता है वो प्लेयर को आउट करता है तो वो अपना बाइसेप दिखा रहे होते हैं ना, तो वो क्या फ्लेक्शन करवाता है। तो आपने कहना इसका काम होता है फ्लेक्शन करवाना, और बाइसेप ब्रेकिंग का काम होता है आपकी सुपिनेशन करवाना, कि एक तरह का सुपिनेशन करवाना। तो सिंपल अल्फाज के अंदर अगर किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखो कि एक तरह की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, तो क्या होगा? आपने कहना एक तो सुपिनेशन नहीं होगी, दूसरी आपकी एक तरह की आपने कहना फ्लेक्शन नहीं होगी। बस ये इतनी बातें याद रखनी है, मोर देन इनफ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बाकी इसकी इंजरी कंप्रेशन की वजह से होती है, ना भी याद करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने याद किया बच्चों, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी। इसके अंदर आपने देखा कि क्या होता है, फ्रॉम फ्रॉम द लेटर कोड आउट ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सिस। आपको पता है कि ये आपके लेटर कोड से बनती होती थी। उसके बाद आपने कहना बाइसेप ब्रेकाई क्या होता है? सुपिनेशन करवाता है। ब्रेकियालिस क्या करवाता है? ये फ्लेक्शन करवाता है आउटसाइड ऑफ द फोर आर्म। यहाँ ये आपके फोर आर्म को सेंसेशन देता है, सेंसरी। वो आपको कहाँ पे देता था? वो आपके लेटरल आर्म को सेंसेशन देता था। आपके लेटरल आर्म को कौन? एक्सी नर्व। कंप्रेशन ऑफ नर्व इन अपर आर्म शोल्डर डिसलोकेशन, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी नर्व क्या होगी। वीकनेस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन होगी, और उसके बाद फोरआर्म की सुपिनेशन होगी, एक तरह की वीक होगी, ये आपने याद करना। आगे जिस नर्व के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, वो है आपकी रेडियल नर्व। इस बात को कुछ यूं समझिए कि रेडियल नर्व वो नर्व होती है जिसको हम कहते होते हैं कि ये आपकी एक तरह की बच्चों, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये देखा था कि ये तो लेटरल कोड थी, और रेडियल नर्व जो होगी ये आपका कौन सा आता है? मार्मो। मार्मो के अंदर ये कौन सा हिसाब है? शाबाश। तो आपने क्या कहना, रेडियल नर्व क्या है? आपने कहना है कि रेडियल नर्व वो नर्व होती है जो पोस्टीरियर कोड से निकलती है। तो यहाँ पे आपने पोस्टीरियर कोड बोलना है, नंबर वन। नंबर टू बच्चों, मुझे आप लोगों ने बताना है
कि इसका काम क्या होगा? बच्चों ये आपके पोस्टीरियर सरफेस ऐसा कर सब हो गया और जो बच्चों आवाज आ रही है? ओके। तो आपने कहना है कि ये सबको क्या करवाएगा, एक तरह का एक्सटेंड करवाएगी, ठीक हो गया बच्चों। लेकिन किसके अलावा आपने कहना है कि सिर्फ लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर के हाफ को, उसके अलावा बाकी सबको क्या करवाती है, एक तरह का एक्सटेंड करवाती है। इंडेक्स फिंगर को, बिग फिंगर को, उन सबको ये एक्सटेंड करवाती है, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने याद करना है, बैक ऑफ आर्म, फोर आर्म, हैंड्स एक्सेप्ट लिटिल फिंगर इन द साइड ऑफ द हैंड। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब किसको ये कहाँ पे क्या काम कर रही होती है। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं बच्चों के आगे का क्या सीन है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे फ्रैक्चर कहाँ पे होती है आपकी मसलों को, आपकी एक तरह की जो है रेडियल नर्व। देखो यार रेडियल नर्व के बारे में ना हम सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते होते हैं। जैसा कि एक बंदा जो है वो जनाब बैठा हुआ है एक कुर्सी के ऊपर, ठीक, और एकदम वो पी के जनाब बैठा है और गिरा है और उसके एक्जिला के ऊपर जनाब एक तरह का डैमेज हो गया है, एक्जिला के ऊपर कंप्रेशन हुई, इस वजह से भी आप ये कह सकते हैं नंबर वन। नंबर टू, आप इसको कहते होते हैं कि अगर किसी बंदे की गाड़ी खराब हो रही है और वो बार बार जो है वो जनाब आपको की को ट्राई कर रहा है, ठीक हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो बार बार सुपिनेशन प्रोनेशन करवा रहा है, सुपिनेशन प्रोनेशन करवा रहा है, और सुपिनेशन प्रोनेशन बार बार करवाने की वजह से कंप्रेशन जो होगी वो एक्जिला में बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। तीसरे नंबर पे बच्चों अगर हम देखते हैं ना कि रेडियल नर्व की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने कहना होता है कि ये मिड शाफ्ट जो होता है ना, इस जगह पे रेडियल ट्यूब्यूरोसिटी होती है, डेल्टॉइड ट्यूब्यूरोसिटी, ठीक हो गया। इधर से जनाब आपकी रेडियल नर्व गुजर रही होती है। जब यहाँ से रेडियल नर्व गुजरती है तो जैसे ये आपका मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो आपने कहना रेडियल नर्व आपकी एक तरह की डैमेज होती है। और यहाँ पे एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई रेडियल नर्व के साथ कोई आर्टरी भी होती है, उसका नाम क्या है? आपने कहना परफंडस ब्रेकियल आर्टरी या डीप ब्रेकियल आर्टरी, आप ये कहते होते हैं क्या तरह का बच्चों, प्रोफंडस ब्रेकियल आर्टरी कहना है या एक तरह का डी ब्रेकियल आर्टरी कहते होते हैं बच्चों। ये आपने याद करना है कि वो भी आपकी डैमेज होती है, बस ये आपने याद करना, बाकी और चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू बच्चों ये है, आपने कहना है सारे एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है, फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड करती होती है, बैक एक्सटेंड एल्बो रिस्ट फिंगर्स को करती है, बैक ऑफ द आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स, ये सारे का सारा करती है, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस शाफ्ट, उसके बाद कंप्रेशन इन द आर्म आर्मपिट, उसके बाद सैटरडे नाइट पाल्सी होती है। आपने याद करना कैन नॉट स्ट्रेटन रिस्ट ऑन फिंगर, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। या आपने कहना है एक्सटेंड हार्ड एक्सटेंड थंब लॉस ऑफ, और इसके अंदर ना रिस्ट ड्रॉप किस में देखते हैं, रेडियल नर्व रिस्ट ड्रॉप, क्योंकि एक्सटेंड नहीं ना होता हाथ है, तो आपने कहना इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रिस्ट ड्रॉप देखेंगे। आज द पेशेंट टू स्ट्रेंथ द फिंगर्स, ये आपने कहना रेडियल नर्व डैमेज होती है बच्चों। आगे आते हैं बच्चों आपकी नर्व नर्व की तरफ, जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के बारे में बच्चों आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये नर्व वो होती है जो कि आपके एक तरह का लेटरल मीडियल कोर्ड से मिलने से बनती है। इस नर्व को लेबरल नर्व भी कहा जाता है। ये आपके फोर आर्म के सारे मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट वन एंड हाफ मसल। मतलब कि आपने कहना है कि फ्लेक्सर कार्पियल नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस का हाफ हिस्सा, ये तो पूरे के पूरे को और इसके हाफ हिस्से को ये सप्लाई नहीं करती। बाकी जितने भी आपके हिस्से होते हैं उन सब को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, आपने कहना वो मीडियन नर्व होती है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। इसके बाद बच्चों आपने ये कहना है कि अगर मैं आप लोगों का ना हाथ आप लोग अपना सामना रखें, तो हाथ को सामने जब को रखोगे तो इसके अंदर आपने कहना है कि ये जो मीडियन नर्व होती है ना बच्चों, ये आपकी एक तरह के थंब को भी सप्लाई करती है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि ये इंडेक्स फिंगर को भी करती है,
उसके बाद आपने कहना है ये बिग फिंगर को भी करती है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि ये रिंग फिंगर की हाफ को कर रही होती है, इतना ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सी आपकी मीडियम नर्व सप्लाई करती है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। ये वाला जो हिस्सा होता है ना बच्चों, इसको हम कहते होते हैं थिनार मसल्स। क्या कहते हैं, एक तरह का थिनार मसल्स। तो यहाँ पर आपके जो मसल्स आपकी आ रही है तो उसको कहते हैं थिनार मसल्स। उसके बदले में जो यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करती है हाइपोथिनार, इसको कहते हैं इस हिस्से को और इसके हाफ को, और उसके बाद इस पूरी छोटी फिंगर को। यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करती है उसको हम बच्चों कहते हैं अल्नर नर्व। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। और आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो काउंटिंग करते हैं वो किस वजह से करते हैं। काउंटिंग करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ मीडियन नर्व हेल्प करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर काउंटिंग नहीं हो रही तो कौन सी नर्व डैमेज है, आपने कहना मीडियन नर्व डैमेज है। ऑपोजिट थंब, यानी कि थंब को जो मूवमेंट करवा के हम एक तरह का ओके साइन करते हैं ना, आप थंब को मूव करवाएं या फिंगर्स को, तो ओके साइन इससे बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मीडियन नर्व डैमेज होगी तो ऑपोजिशन थंब ओके साइन नहीं बनता, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है बेंट थंब एंड इंडेक्स फिंगर, बेंट रिस्ट। उसके बाद बच्चों आपने कहना है पाल्मर, पाम साइड ऑफ द इंडेक्स, यानी कि ये पाम साइड को सप्लाई करती है, वो तो मैंने बता दिया। अब ये डैमेज कहाँ पे होती है, सिंपल सी बात है बच्चों। आपने कहना होता है कि जो भी आपका एक तरह का मीडियन नर्व गुजरती है ना, ये आपके, जब हम ये देखते हैं ना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने कहना होता है कि यहाँ पे ह्यूमरस है, ठीक है। ये ह्यूमरस इस तरह आती है, ह्यूमरस के अंदर आता है बच्चों सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। आप ये कहते हैं सुप्राकोंडाइलर रीजन होता है जहां पे ये फ्रैक्चर हो सकती है। तो आपने कहना एक रीजन होता है जिसको हम सुप्राकोंडाइलर रीजन कहते हैं, वहां पे फ्रैक्चर हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू बच्चों आपने कहना कार्पल टनल सिंड्रोम होता है रिस्ट के अंदर आके, ठीक हो गया। उस कार्पल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक एरिया होता है, उसके अंदर आपकी ना मीडियन नर्व गुजर रही होती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जो आपके कंटेंट होते हैं ना, अगर उसके अंदर कंप्रेशन हो जाए ना, तो आपकी मीडियन नर्व जो होगी ना वो जनाब आपकी कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से आपने कहना है कि आपके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन और ये सारी की सारी देखने में ये प्रॉब्लम होती है। और उसको हम कहते हैं कि ये डिस्टल इन्वॉल्वमेंट है। ये किस में देख सकते हैं, बिल्कुल एक्रोमेगाली में देख सकते हैं, प्रेगनेंसी में देख सकते हैं, रीनल फेलियर के अंदर देख सकते होते हैं, उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में देख सकते होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर थोड़ा बहुत लिंक हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। उसके बाद आपने कहना आता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर ये सारा हम देखते हैं। आगे आता है बच्चों आपकी जो नर्व, उसको हम कहते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व के बारे में क्या है, अब देखो बच्चों, अल्नर नर्व के बारे में आपने कहना होता है कि ये वो नर्व होती है जो मीडियल कोर्ड से निकलती है। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि ये फिंगर्स की मूवमेंट करवाती है आगे पीछे। आपकी हाथ की फिंगर्स को बंद करना, आपकी हाथ की फिंगर्स को खोलना। अगर आप हाथ की फिंगर्स को बंद कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपने कहना अडुक्शन। अगर आप हाथ की फिंगर्स खोल रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, आपने कहना अबडुक्शन। तो आपने कहना है कि ये अडुक्शन और अबडुक्शन दोनों के अंदर हेल्प करती है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी एक तरह की एडुक्शन प्लस आपकी एक तरह की अबडक्शन के अंदर हेल्प करती है बच्चों। ये हाथ को खोलने में और हाथ की फिंगर्स को बंद करने में हेल्प करती है बच्चों, ये आपने याद करना। और इसके अंदर कौन सी नर्व है, आपने कहना अल्नर नर्व डैमेज होती है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर देखें जो लोग साइकिलिंग करते हैं ना, तो साइकिलिंग करने वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो लोग होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर क्या होता है कि अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट हो सकती है। और अगर पूछा जाए कि अल्नर नर्व की जो इंट्रैपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, आपने कहना वो गायंस कैनाल में होती है। अगर ये पूछा जाए कि मीडियन नर्व की जो इंट्रैपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, आपने कहना वो कार्पल टनल सिंड्रोम में होती है। अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, जो आपकी साइकिलिंग वगैरह और ये सारा कुछ होता है अल्नर नर्व में, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये इसके अंदर और किस वजह से हो सकता है, आपने कहना हुक ऑफ हिमेट की वजह से होता है। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है, किसकी वजह से, आपने कहना हुक ऑफ हिमेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों बात है, ये आपने याद करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर अगर मीडियन नर्व डैमेज है तो वो किस वजह से, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, डिसलोकेशन ऑफ लियोनेट बोन। किसकी वजह से, एक तरह का डिसलोकेशन ऑफ लियोनेट बोन जो होता है इसकी वजह से होता है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट और ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अल्नर नर्व यहाँ पे बच्चों स्मॉल हैंड्स ऑफ द मसल्स हैं, फ्रॉम मीडियल कोर्ड से निकलता होता है, मूव्स फिंगर्स टुगेदर। आपने कहना है एडुक्शन, स्प्रेड फिंगर्स, अबडक्शन, मतलब हाथ को खोलना बंद करना, इन सब में हेल्प करता होता है। आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, बाकी ये मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ना बच्चों, वहां पे ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना गायंस कैनाल कंप्रेशन में हो सकता है। क्ला हैंड आप देखते हो यहाँ पे एक चीज होती है डॉक्टर कुमा के नाम से। ठीक है, डॉक्टर कुमा का मतलब क्या है बच्चे, देखो सी से होता है कुमा, CUMA। सी से होता है क्ला हैंड, यू से होता है अल्नर नर्व। अगर किसी के अंदर क्ला हैंड देखते हो तो आपने कहना अल्नर नर्व डैमेज है। अगर किसी के अंदर ऐप हैंड देखते हो तो आपने कहना मीडियन नर्व डैमेज है। ए से होता है ऐप हैंड। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसको याद करने का तरीका क्या, कुम्मा। ठीक है, CUMA, मतलब कि आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, क्ला है तो क्या एक तरह की अल्नर नर्व है। ठीक है, ऐप हैंड है तो आपने कहना है कि मीडियन नर्व है। ठीक है, ये आपने याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों, क्लियर है, शाबाश। अब देखो आगे, अब आप लोगों ने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों के जो हमने बात की थी कि आप एक तरह का
यार ऐप हैंड वैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये है क्या। लेकिन अगर ये कोई बंदा पूछे ना कि ऐप हैंड जो होता है वो किस नर्व के डैमेज में देखते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ याद करना है कुम्मा। कुम्मा का मतलब क्या है? ओ भाई, ऐप हैंड है तो एम से होता है मीडियन नर्व, यानी कि मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो ऐप हैंड हम देखेंगे। अल्नर नर्व डैमेज होगी तो आपने कहना क्ला हैंड हम देखेंगे। ठीक है, ये बात करने का मतलब है। आगे देखो कि आगे क्या है। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, अगर हम दोबारा ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरफ जाते हैं तो इस ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर क्या था? C5 और C6, ये आपका C5 था, ये आपका C6 था, ये दोनों आपस में मिलते थे और इसका आपका एक तरह का अपर ट्रंक बनता होता था। ऐसा ही था ना, अपर ट्रंक बनता था ये इस तरह। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे के अपर ट्रंक डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर आप क्या देखते हो। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मुझे ये बताइएगा C5 और C6 की इधर से आपकी एक रूट वैल्यू से एक नर्व निकलती थी, उस नर्व का नाम क्या था? आपको पता है उस नर्व का नाम होता था सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्या था? एक तरह का सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना कि एक होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है C5 C6 से आपने कहना है और C7 के मिलने से एक नर्व बनती थी जिसका नाम होता था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो मेरा अब आप लोगों से बच्चों क्वेश्चन है कि जब C5 और C6 ही उड़ गई तो क्या आपकी एक तरह की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनेगी? तो आपने कहना कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नहीं बनती। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है बच्चों? आपने कहना एक ये, दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सही तरह काम और सुप्रास्कैपुलर नर्व सही तरह काम नहीं कर रही। तो बच्चों सुप्रास्कैपुलर नर्व जब सही तरह काम नहीं करेगी तो वो किन कौन से मसल को सप्लाई करती थी? आपको पता है कि वो दो तरह के मसल को सप्लाई करती थी, एक होता है सुप्रास्पाइनेटस और दूसरा होता था इंफ्रास्पाइनेटस। ये आपको याद होना चाहिए। सुप्रास्पाइनेटस मतलब वो होता था जो 0 से 15 डिग्री तक आपके बाजू की मूवमेंट करवाता था। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर अपर ट्रंक जो है उसकी डैमेज हो जाएगा तो आपके 0 से 15 डिग्री तक मसल की मूवमेंट है नहीं होगी। जब 0 से 15 डिग्री तक मसल की मूवमेंट नहीं होगी तो आपने क्या कहना कि इस बंदे का हाथ जो होगा वो क्या होगा? आपकी बॉडी के साथ होगा। और इस कंडीशन को, जिस कंडीशन के अंदर बंदे का हाथ जो होता है वो बॉडी के साथ होता है, उसको हम कहते हैं एडुक्टेड पोजीशन। क्या कहते हैं कि बच्चों? एक तरह का एडुक्टेड पोजीशन कहा जाता है। उसके बाद आपने कहना कि इसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी, मतलब बंदे का जो हाथ होगा वो उसकी बॉडी के बिल्कुल साथ लगा रहेगा। दूसरी बात बच्चों आपने ये याद करना है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या काम करता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व वो काम करता था कि वो एल्बो की फ्लेक्शन करवाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब आपने कहना एक्सटेंशन होगी। जब एक्सटेंशन होगी तो बाजू क्या होगा? सीधा होगा बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या करवाता था? सुपिनेशन करवाता था। आपने कहना कि अब सुपिनेशन नहीं होगी बल्कि आपकी क्या होगी? एक तरह की प्रोनेशन होगी। तो बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब देखें, अगर कोई भी बंदा वेटर टिप लेता है या कोई एक तरह का पुलिसमैन जो होता है वो रिश्वत ले रहा होता है, तो वो कैसे वो सरेआम पैसे लेता है? वो छुप के, ठीक है, वो सीधा हाथ करके पीछे से लेता है। ठीक है, तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि इसके अंदर कभी भी एग्जामिनर ये कहेगा कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर प्रोनेटेड एक्सटेंडेड आर्म है और उसके बाद एडुक्टेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना इसके अंदर जनाब आपकी एब्स पाल्सी है, इसके अंदर अपर ट्रंक डैमेज हो चुका है। ये आपने याद करना है। ठीक होगा बच्चों? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये डिलीवरी के टाइम पर किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है C5 और उसके बाद आपने कहना है कि C6 होता था, उसके बाद आपने कहना होता है C7 होता था, C8 और T1 होता है बच्चों। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। चलो ये तो ठीक था, ये अपर ट्रंक बनाता था, ये आपका एक तरह का मिडिल ट्रंक, ये आपका लोअर ट्रंक बनाता था। अगर किसी भी बंदे के अंदर लोअर ट्रंक डैमेज हो जाता है तो लोअर ट्रंक से क्या बनती थी? आपकी दो नर्व बनती थी, अगर आपको याद हो बच्चों। तो दो ट्रंक नर्व कौन सी थी? अब देखो, मार्मो, मार्मो क्या था? मार मो, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो मैंने कहा था कि आपके लेटरल कोर्ड से आपकी जो बनती होती थी उसका नाम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व था। जो पोस्टीरियर कोर्ड से बनती थी उसका नाम होता था एक्सियो रेडियल नर्व था। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जो लोअर कोर्ड से बनती होती थी, मतलब लोअर आपका सारा सिस्टम बनता होता था, उसका क्या नाम था? आपने कहना होता है कि उसका नाम होता था बच्चों, आपने कहना ये मीडियल कोर्ड आपका अल्नर नर्व और उसके बाद होती मीडियन नर्व। मेरी अब आप लोगों ने थोड़ी सी बात को गौर करना है बच्चों। मीडियन और अल्नर नर्व आपके हाथों को सप्लाई करती थी, ऐसे ही है। मीडियन और अल्नर नर्व क्या काम करती थी? आपके हाथों को सप्लाई करती थी। और इसका अल्नर नर्व का काम क्या था? आपके हाथों को बंद करना, आपके हाथों को खोलना। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर लोअर ट्रंक डैमेज हो जाएगा तो क्या आपके हाथ जो होंगे वो सही तरह बंद होंगे? शाबाश, ये बताइएगा। आपके हाथ सही तरह बंद नहीं होगा। अब इस तरह समझे कि ये एक दरख्त की एक तरह की टहनी है और आपने इस तरह पकड़ा हुआ है इसको। ठीक है, ये आपने इस तरह पकड़ा हुआ है। अब जब ये पकड़ा हुआ है तो आपने पूरे का पूरा हाथ बंद नहीं किया हुआ, बिल्कुल इस तरह हाथ है और इस हाथ को हम कहते हैं क्ला हैंड। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? क्ला हैंड कहते हैं बच्चों, यानी कि फिंगर्स कुछ इस तरह है, आगे से ऐसे। आपने कहा इस कंडीशन को हम क्ला हैंड कहते हैं और ये आपको याद करना है कि किसके अंदर ये इस तरह बच्चों, ये क्या एक तरह का क्ला हैंड है। ठीक हो गया? ये क्लियर है? ये ऋतिक रोशन की हाथ की उंगलियां 6 है।
कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई? ओके बच्चों, अब देखो दूसरी तरफ आपने गौर करना है कि आगे क्या है। आगे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये क्ला हैंड हो गया, लॉस ऑफ फिंगर मूवमेंट हो गया, वीक हो गया फिंगर, ये सारा कुछ हम इसमें देखते होते हैं। अब देखेंगे दूसरी चीज़ है, दूसरी क्या है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों अब मेरी बात को आपने करना है कि ये एक फर्स्ट रिब है, ठीक हो गया? ये ऊपर से क्लेविकल है। अब ये क्लेविकल और ये फर्स्ट रिब के दरमियान में यहाँ पर ना हुआ क्या है कि आपकी ना ब्रेकियल प्लेक्सिस है, नंबर 1, और उसके बाद आपने कहना है कि आपकी एक आर्टरी जिसको कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी, ये दोनों यहाँ पे कंप्रेस हो गई है। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर नर्व और वेसल दोनों की कंप्रेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो अब देखो जब सब क्लेवियन आर्टरी की यहाँ पे एक तरह की कंप्रेशन होगी तो जो ब्लड की सप्लाई होगी वो सही तरह नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पे एडिमा होगा, पेन होगी, और उसके बाद आपने कहना है कि आपकी डिस्कलरेशन भी हो सकती है। बाकी आपने कहना है कि नर्व सप्लाई सही तरह नहीं होती तो वहां पर आपका एक तरह का आपने कहना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला सीन होगा, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ अगर आपकी वेसल की इन्वॉल्वमेंट आ गई, एग्जामिनर कभी भी ये कहता है, तो आपने कहना है इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं। अब ये जगह जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है इसको हम कहते हैं सक्लेनी ट्रायंगल। ये एग्जामिनर पूछता होता है कि ये सक्लेनी ट्रायंगल के अंदर होता है। ठीक होगा बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, एक तरह का सक्लेनी ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कंप्रेशन न्यूरोमस्कुलर बंडल बिटवीन द क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब, ये ट्रोमा श्रोमा ये हो गया, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, ब्रेकल प्लेक्सिस हो गया, सबक्लेविन आर्टरी हो गया, सबक्लेविन वेन हो गया ये। उसके बाद क्या, पेन नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होती है, वीकनेस ऑफ हैंड होती है, कोल्ड हैंड। अब स्वेलिंग, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो कोल्ड हैंड ही होगा ना, यहाँ से नर्व जाती होती है बच्चों, यहाँ पे आपने करा का कंप्रेशन। आगे देखो आगे क्या, आगे होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। आपको पता था कि आपका C5 C6 और C7 से एक नर्व बनती है जिसको बोलते हैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। ये लॉन्ग थ्रेसिक नर्व आपके सेराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती होती है। सेराटस एंटीरियर मसल वो होता है जो कि आपके स्कैपुला को आपके शोल्डर ब्लेड के अंदर रखता होता है, मतलब कि जो उसकी पोजीशन होती है उसको रखता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो C5 से लेकर C7 तक अब ये आपने कहना सेराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसके अंदर आपने कहना है कि ये जो शोल्डर होगा ये अपनी पोजीशन से बाहर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखते होते हैं। ये आपने याद करना होता है। ठीक होगा बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। अब को पता होना चाहिए कि आगे क्या है। आगे सिंपल सी बात है, आपने ये कहना है कि कार्पल बोन्स कौन कौन सी होती हैं। कार्पल बोन 8 होती हैं। प्रोक्सिमल रो के अंदर क्या होती हैं, स्केफाइड होती है, ल्यूनिएट होती है, ट्राइक्यूट्रियम पिजिफॉर्म होती है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटल और हमीर। यार बस इतना याद करो क्योंकि रिवीजन लेक्चर है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर बोन होती है जब भी कोई बंदा आउटस्ट्रेच्ड हैंड रखता है तो वो कौन सी है, तो आपने कहना स्केफॉइड है। स्केफॉइड वो बोन होती है, तो अगर आप गिरते हो ना, आप ऐसे हाथ रखते हो, तो आपने कहना कि स्केफॉइड सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है। और अगर ये पूछा जाए कि अगर स्केफॉइड फ्रैक्चर हुई तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपने कहना अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ स्केफॉइड हो जाएगी। क्या होगा, एक तरह का आपने कहना अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ स्केफॉइड हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 बच्चों आपने कहना होता है, कभी भी अगर पूछे जाए कि मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड जो बोन होती है वो कौन सी कार्पल होती है, आपने कहना ल्यूनेट होती है। और कभी भी ये कहा जाए कि ल्यूनेट अगर डिसलोकेट होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। उसके बाद बच्चों आपसे ये कहा जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक तरह का एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर अल्नर नर्व डैमेज है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आपने कहना गायंस कनाल के अंदर ये हुक ऑफ हमेट जो होती है वो कंप्रेशन करती है, जिसकी वजह से अल्नर नर्व डैमेज होती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। इसके अंदर सिर्फ ये 3 चीजें बात याद रखनी, और कोई भी चीज याद करने का फायदा नहीं है, बस उतना पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या। बच्चों देखो ये आपके एक तरह का क्या, ये आपने कहना है ये कार्पल टनल है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। ठीक हो गया? अब इसके अंदर होता पता क्या है, यहाँ पे बच्चों आपने कहना होता है टेंडन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से टेंडन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने कहना है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन। 4 टेंडन जो होते हैं वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के होते हैं, और 4 ही टेंडन आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम आपने कहना सुपरफिशियालिस के होते हैं। ठीक हो गया? ये आपने याद करना होता है। अब ये जनाब आपने कहना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जनाब आपके एक तरह के जो टेंडन होते हैं ये काम क्या करते होते हैं। आपने कहना है कि अगर ये टेंडन के ऊपर एक ये, और दूसरा आपने कहना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। ठीक हो गया? अब ये यहाँ पे एक मीडियन नर्व है जो यहाँ पे जा रही है। अब देखो अगर ये शीथ के ऊपर फोर्स पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, सारा कुछ होता है, एडीमा होता है, फीमेल प्रेग्नेंट होगी, प्रेशर पड़ गया, यहाँ पे कोई सिस्ट बन गई, कोई ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मीडियन नर्व की कंप्रेशन होगी। जब आपकी मीडियन नर्व की कंप्रेशन होगी तो आपको आगे की बातें सारी पता है कि ये क्या होगा। आपने कहना कि आपके हाथ के पाल्मर सरफेस को ब्लड की नर्व की जो सप्लाई होगी वो सही तरह नहीं मिलेगी। आपने कहना है कि मीडियन नर्व डैमेज होगी, तो आपने ये कहना होता है कि इसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, आपने कहना है कि मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से आपका अंगूठे को, आपके थिनार मसल्स को, आपके इंडेक्स फिंगर को, आपके
बिग फिंगर को, आपकी रिंग फिंगर के हाफ को सेंसेशन सही तरह नहीं मिलती। ये आपने याद करना है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज प्रेशर इन कार्पल लिगामेंट, आपको पता है यूज की वजह से स्वेलिंग, हाइपोथायराइड, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, ये सारी मैंने बताई है। कंप्रेशन द मीडियन नर्व होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, नंबनेस, टिंगलिंग, पेन, इंडेक्स थंब होता है, इंडेक्स के अंदर होता है मिडिल रीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ये आपको हाफ ऑफ रिंग फिंगर ही बोला, वर्स एट नाइट। उसके बाद क्या लिखा है, वीकनेस साइन क्या होते हैं बच्चों, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम दो तरह के साइन करते हैं। एक होता है कि जो मीडियन नर्व है ना, आप जब एज अ डॉक्टर जो है आपके पास पेशेंट आएगा ना, तो आपको पता है कि मीडियन नर्व कहाँ से गुजरती है, अंगूठे के साथ गुजरती है। आपने ना दोनों अपनी हाथ से ना टैप करना है, जैसे ना टैप टैप आप टैप करोगे तो उसके अंदर यहाँ से पेन होगी, वो कहेगा मुझे दर्द हो रही है। एक ये टेस्ट होता है, दूसरा पता कौन सा होता है, आपने कहना है कि आपका फैलन मिनोवर टेस्ट होता है। फैलन के अंदर पता क्या होता है, दोनों हाथों को आपस में पेशेंट को कहना मिला लो और उसको उल्टा कर लो, ठीक हो गया बच्चों? मतलब उल्टा करने का मतलब कि हम हैं यार, एक मिनट रुके हैं, एक तो माशाल्लाह मेरी डायग्राम भी, मतलब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये इस तरह है ना, अगर ठीक हो गया बच्चों, अगर ये ऐसे है तो ये उसकी फिंगर्स जो होंगी वैसे हो गई, ठीक है? और ये इधर से एक तरह के उसकी फिंगर्स जो होंगे वैसे होंगी, ठीक है? ये दोनों आपस में इस तरह मिल रहे होंगे और आपके फिंगर्स जो होंगे वो एक तरह के नीचे की तरफ होंगी, ठीक है? ये आप थोड़ी देर तक रखोगे, कितनी देर तक, कुछ सेकंड्स के लिए, 60 सेकंड तक, तो आपका पेन होना शुरू हो जाएगी, ये आपने याद करना है। उसके बाद बच्चों आगे चलो, आगे यहाँ पे यही बच्चों बात लिखी हुई है कि आपका एक तरह का गायंस कनाल क्या होता है। आपने कहना सिंपल सी बात है, गायंस कनाल वो कंडीशन है जिसके अंदर गैंग्लियो गायन कनाल के अंदर जनाब आपकी एक तरह की अल्नर ऑफ डैमेज होगी। तो ये आप देखो क्या, अल्नर हाफ रिंग फिंगर, ये आपने याद करना है। इसका काम क्या होता है, एडुक्शन और अबडक्शन करना है। तो भाई नहीं होगी तो क्या होगा, क्ला हैंड हो सकता है, ये आपने याद करना होता है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं आगे, और आगे आते हैं तो आगे क्या है, आगे आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे बच्चों आपने कहना है कि क्ला फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर क्या होगा। आपने कहना है कि अगर हम क्ला हैंड देखते हैं, यानी कि हाथ निकालना ना मेनली डैमेज है। अगर आप देखते हो कि है आपका मीडियन क्ला हैंड, ये होता है मीडियन क्ला हैंड, ठीक हो गया? अल्नर क्ला अल्ना के नाम से। और आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, एक बंदा है वो सही तरह हाथ बंद नहीं कर रहा, तो बच्चों कौन हाथ बंद करवाता था, वो होता था जनाब, आपने कहना होता है कि अल्नर नर्व, ठीक है? तो आपने कहना फिस्ट सही तरह नहीं बनती, तो अगर किसी बंदे के अंदर हाथ सही तरह फिस्ट नहीं बांधी तो उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज है, आपने कहना अल्नर नर्व। तो यहाँ पे ट्रबल मेकिंग का फिस्ट, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपकी अल्नर नर्व डैमेज है जो कि प्रॉक्सिमल है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन के अंदर कौन सी नर्व डैमेज है, आपने कहना मीडियन नर्व, ठीक है बच्चों? उसके बाद याद करने का दूसरा निमोनिक्स बताया था डॉक्टर पुम्मा। पुम्मा का मतलब क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कला हैंड अगर सिर्फ सिंपल लिखा होगा तो आपने कहना अल्नर नर्व, एप हैंड लिखा है तो आपने कहना मीडियन नर्व, ठीक है बच्चों? ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जनाब आपकी नर्व की सप्लाई के बारे में क्या है। आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या है, जो एक्सिला है वहां पे आपकी लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है जो कि स्ट्रैटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, आपको पता है। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अंदर कौन सी होती है, एक्सी नर्व होती है जो कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स मोरल आर्टरी के साथ गुजरती होती है। मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अंदर अगर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होती है, डीप ब्रेकियल आर्टरी होती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि यहाँ पर क्या होगा, आपने कहना है कि डिस्टल ह्यूमरस जो होता है वहां पे क्या होता है बच्चों, आपने कहना है कि अगर तो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन है तो आपने कहना होता है कि आपकी मीडियन नर्व डैमेज होती है। और अगर फॉर एग्जांपल मीडियल एपिकॉन्डाइल है तो आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है। अगर पोप्लिटियल फोसा है तो टीबियल नर्व डैमेज होगी। और उसके बाद बच्चों को posterior टू मीडियल मेलोरस, वहां पे भी टीबियल नर्व डैमेज होगी, ये आपने याद करना है। आगे आते हैं बच्चों क्लेविकल फ्रैक्चर की तरफ। क्लेविकल का फ्रैक्चर क्या होता है, देखो यार, क्लेविकल के फ्रैक्चर की तरफ आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार देखो, अब एक तरह का ये क्लेविकल है ना, यहाँ पे मैंने एक तरह का अगर ये क्लेविकल बनाया है, ठीक हो गया बच्चों? ये क्लेविकल, ये स्टर्नम है, ठीक हो गया? ये अगर ये स्टर्नम है तो, और उसके बाद यहाँ पे ये जनाब आपको एक तरह का ह्यूमरस लगता होता है, आपको पता है, ये इस तरह। और उसके बाद ये जनाब आपको एक तरह का स्कैपुला आ गया। अब यहाँ पे आपने याद करना है कि फॉर एग्जांपल यार, अगर यहाँ पे आपकी यहाँ पे हड्डी टूटती है ना क्लेविकल, तो होता पता है क्या, आपको पता है कि बाजू का प्रेशर होता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ कौन लेके गया, तो आपने पहले नंबर पे कहना है कि डेल्टॉइड मसल होता है, वो लेके जा सकता होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि पेक्टोरालिस मसल होता है, वो भी लेके जा सकता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ये कौन सा हिस्सा है, ये आपके स्टर्नम के साथ हो तो ये मीडियल साइड है, ये आपका एक तरह का बाहर है तो ये लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये क्यों जाती है, आपने कहना ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल लेके जाता है। कौन सा मतलब स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल होता है, वो लेके जा रहा होता है। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछे, और मोस्ट कॉमन जो साइड होती है क्लेविकल के फ्रैक्चर की, वो कौन सा होता है, आपने कहना मिड वाली जो होती है वो होती है, ठीक है बच्चों? ये आपने याद करना है कि इसके अंदर क्या होता है। बाकी इसके मिड के अंदर ट्रेपीजियस मसल होता है, यहाँ पे आपने कहना ट्रेपीजियस मसल होता है। यहाँ पे देख चाइल्ड बोन होता है, फार होता है, स्ट्रेच हो सकते हैं। उसके बाद आपने कहना शोल्डर जो होता है पेक्टोरलिस मेजर जो होता है मीडियली, फुल मीडियली। शोल्डर जो होता है यहाँ पे इस तरह करता है। आगे देखो
कि आगे का क्या सीन होता है बच्चों। क्लेविकल फ्रैक्चर हुई है, ठीक है, आपने कहना ये कौन ऊपर लेके जा रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, एससीएम स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड। नीचे कौन लेके जा रहा है, आपने कहना लेटर पार्ट नीचे आता है, पेक्टोरलिस मसल लिखा होगा या डेल्टोइड मसल लिखा होगा, ये आपने याद करना है। देखो बच्चों, अब आपने ये देखा दो चीजें यहाँ पे, अभी हमने जो डिस्कस करना है वो होता है, एक होता है गोल्फर एल्बो और एक होता है टेनिस एल्बो। गोल्फर और टेनिस एल्बो के अंदर आपने जो डिफरेंशिएट करना होता है ना, वो कुछ इस तरह करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, अब देखो, अब ये जो बंदा है, ठीक है, जो गोल्फिंग करता है, गोल्फिंग करने वाला बंदा जो होगा वो अपना एक तरह का, इसकी जो मूवमेंट होगी ना बच्चों, आपने कहना ये बॉडी की तरफ एट दी एंड आएगी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जब बैट घुमाते हो तो बैट मूव करके आपकी बॉडी की तरफ आता है, ठीक हो गया, आप दूर जाके फिर बॉडी की तरफ आता है। ऐसे ही है, जब आप एक तरह का गोल्फिंग करते हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, जब वो जोर से मारता है तो आपकी बॉडी की तरफ आता है। तो ये मूवमेंट है जब आपकी बॉडी की तरफ आए, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपने कहना है कि इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये फ्लेक्शन है, एक तरह के बच्चे एक तरह का फ्लेक्शन है, ठीक हो गया। अब वो मूवमेंट है जो आपकी बॉडी से दूर लेके जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जब देखते हैं टेनिस प्लेयर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बॉल को दूर फेंकते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंड करते हैं, बाजू को दूर लेके जाते हैं, ठीक हो गया, इस तरह। और उसके अंदर आपने कहना है कि जब ये एक्सटेंशन करते होते हैं तो इसके अंदर आपने कहना है कि जो आपके मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, आपने कहना है कि इसका जो ओरिजिन होता है, वो जो इसके अंदर होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, और यहाँ पर कौन से होते हैं, आपने कहना फ्लेक्सर रीजन, ठीक हो गया बच्चों। ये दोनों चीजें आपने याद करनी है, ये वाले फ्लेक्सर होते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसर होता है। और ये एग्जामिनर पूछता भी होता है कि हाँ जी जनाब, एक बंदा है वो गोल्फिंग कर रहा था तो उसके अंदर कौन से जो आपके टेंडन है वो डैमेज हो गए, तो आपने कहना फ्लेक्सर टेंडन। और अगर ये कहा जाए कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर आप ये देखते होते हो कि हाँ जी जनाब वो एक तरह का टेनिस खेल रहा था तो उसके अंदर कौन से होंगे, तो आपने कहना होता है बच्चों उसके अंदर जो होंगे उसको आप कहते होते हो कि एक तरह का टेनिस के अंदर आपने कहना एक्सटेंसर होंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे अब आप लोगों को पता होगा फॉर एग्जांपल, और जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी को ग्लास पकड़ाते हो पानी का, तो वो एक्सटेंशन अपने बाजू का कर रहे हो या फ्लेक्सर कर रहे हो, या आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा खोलते हुए, या फिर बाजू ग्लास पकड़ाते हो आप एक्सटेंशन करवाते हो, तो उसके अंदर कौन सा आपका टेंडन डैमेज होगा, एक्सटेंसर टेंडन होगा, वो एक तरह का डैमेज हो जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद करनी है। और इसके अंदर एक्सटेंसर के अंदर जो आपका जो कंडाइल इन्वॉल्व होता है वो आपने कहना लेटरल एपिकोंडाइल होता है, और फ्लेक्सर के अंदर जो आपका कंडाइल इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल होता है। कौन सा आपके एक तरह का मीडियल एपिकोंडाइल होता है बच्चों। तो यहाँ पे आपने कहना कि ये गोल्फर एल्बो है जिसके अंदर आपने कहना मीडियल एपिकोंडाइल होता है, रिस्ट की फ्लेक्शन करवाता है। टेनिस एल्बो लेटरल एपिकोंडाइल है जो कि रिस्ट की एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड जो होता है वो जंक्शन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल थर्ड, इसके दरमियान में होता है। उसके बाद आपने कहना होता है मीडियल फ्रेगमेंटेशन जो ऊपर की तरफ लेके जाता है वो कौन सा, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड होता है, ठीक है। और जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लेके आता है वो कौन सा होता है, वो डेल्टॉइड मसल होता है। ये दोनों चीजें आपने याद करनी है। अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। सेम वही बातें हैं, ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल होगा तो फ्लेक्सर है, लेटरल एपिकोंडाइल होगा तो एक्सटेंसर है, ठीक होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद देखो बच्चों, आपने कहना है कि मेटाकार्पल नेक फ्रैक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक बंदा जो है ना, जो एक तरह का प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है, अगर वो पंच करता है तो उसकी जो ये वाला जो फिफ्थ होगा ना मेटाकार्पल, ये आपका एक तरह का फ्रैक्चर होगा, ठीक हो गया। लेकिन उसके बदले में अगर कोई प्रोफेशनल होगा ना तो उसका फिफ्थ नहीं होता, वो थ्री एंड फोर्थ की तरफ जाता होता है, ये आपने याद करना है। तो एग्जामिनर ऐसे ही कह सकता है कि आपके पास एक बंदा आता है, उसने जनाब एक तरह का पंच किया वाल के ऊपर, उसका जो फिफ्थ जो है वो मेटाकार्पल जो है वो एक तरह का इंजर्ड हो गया, तो ये कौन सा है, तो आपने कहना ये बॉक्सर्स फ्रैक्चर होता है, ये आपने याद करना। और ये अनट्रेंड होता है, अनस्किल्ड होता है, स्किल्ड बंदों के अंदर यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये आपने याद करना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आल्सो कॉल्ड द बॉक्सर्स फ्रैक्चर मैकेनिज्म, डायरेक्ट ब्लो विद द क्लोज फिस्ट पॉइंट पंचिंग द वॉल नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। उसके बाद आपने कहना फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, ये आपने याद करना होता है। आगे जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ना ये कौन सी जगह, ये बच्चों दो तरह के यहाँ पे टेंडन गुजरते होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये दो जो टेंडन होते हैं, एक को हम कहते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और एक को हम कहते हैं अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। आपने कहना एबीएल, एबीएल क्या है, अबडक्टर पॉलिसिस, आपने कहना अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एपीएल सॉरी, एपीएल अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस आपने कहना है। और दूसरा आपने कहना होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक हो गया। अब एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबीएल क्या काम करते होते हैं, ये आपने कहना है आप किसी भी बच्चे को पकड़ते हो ना तो यहाँ पे दर्द नहीं होगी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डैमेज हो गए या एक तरह की इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होगी टेंडन की शीथ की, तो जब आप बेबी को पकड़ोगे या ऊपर उठाओगे तो उस वक्त यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं आपने कहना फिंगर स्टेन टेस्ट, ये आपका पॉजिटिव। और इस सारी कंडीशन को हमको डी क्वीरियन टेनोसेनोवाइटिस कहते होते हैं, कि एक तरह का बच्चों आपने कहना डी क्वीरियन टेनोसेनोवाइटिस कहते हैं। तो अगर कोई भी बंदा पूछे कि डी क्वीरियन टेनोसेनोवाइटिस क्या है, आपने कहना कि इसके अंदर दो तरह के हैं,
एक आपने कहना है कि अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक हो गया। और दूसरा आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस होता है, क्या एक तरह का एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस होता है। ये दोनों आपने याद करना है। ये क्या, अब देखें बच्चों, अगर उम्र के हिसाब से पता क्या होता है, एज के हिसाब से ये होता है कि बंदे के जो हाथ है ना वो सही तरह बंद नहीं होता, इसके अंदर ये आपके यहाँ पे टेंडेंस होते हैं, इनकी फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस होती है, हार्डनिंग होती है, जिसकी वजह से ये फिंगर्स बंद नहीं होती। इसको कहते हैं डिप्ट्रॉइन कॉन्ट्रैक्चर। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हुई है, थिकनिंग ऑफ सुपरफिशियल पाल्मर फेशिया हुआ है, ये आप देखो, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि रिंग और जो लिटिल फिंगर होता है ना, यहाँ पे आपने कहना है कि फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, नोड्यूल्स बनते हैं, और ये आपकी सही तरह फ्लेक्शन, ये हाथ बंद नहीं होता, मोर देन 50 ईयर्स की एज में देखा जाता है। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये यहाँ पे नोड्यूल्स हो गए कोर्ट्स के अंदर, तो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होता है जिसकी वजह से हाथ बंद नहीं होता, ये आपने याद करना है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपने कहना डिप्लॉइड कॉन्ट्रैक्चर कहते हो होते हो। आगे आता है गैंग्लियोनिक सिस्ट। यार देखो बच्चों, आपने ये कहना है कि गैंग्लियोनिक सिस्ट वो होती है कि जो आपकी एक तरह की टेंडन की शीथ से एक तरह का फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये स्वेलिंग होती है, ये खुद ब खुद भी कभी कभी खत्म हो जाती है, सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, कभी कभी ये खुद खत्म हो जाती है, ठीक हो गया। ये आपने कहना कि ये आपका एक तरह का ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसेस देती है, लाइट मारेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का बच्चों डिस्कलरेशन होगा, आपने ये कहना होता है, उसको कहते हैं ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसेस, ठीक हो गया बच्चों। और मोस्ट कॉमनली होती भी यहाँ पे, इसको हम कहते हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते होते हैं। आगे जब हम मूव करते हैं तो आगे देखो कि आगे का क्या सीन होता है। आगे होता है डीक्यूरेंट टॉन्सिलाइटिस, आगे हमने देखा था यहाँ पे क्या एपीएल, आपने कहना है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एपीएल, और उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों, एक तरह का एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ईपीएल, जिसको हम कहते हैं ईपीबी, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इसमें से आता है, इस वजह से मैं दोबारा दोबारा खुद भी याद कर रहा हूँ। एक्सटेंसर पॉलिस अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये आपने याद करना। कॉन्ट्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपका फाइब्रोसिस और नोड्यूल्स बन जाते हैं। गैंग्लियोनिक सिस्ट में हो गया जनाब, आपने कहना है कि खुद रिजॉल्विंग हो जाता है, ये आपने याद करना है। आगे जब हम मूव करते हैं बच्चों, देखो बात का ऐसा होता है कि माँ बाप जो है ना वो बच्चे को ना बाजू से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब वो बच्चे को बाजू की तरफ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे ना, तो यहाँ पे आपका एक लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं एनुलर लिगामेंट। अब इधर से हड्डी निकल जाती है बाहर की तरफ, जब ये बोन्स बाहर की तरफ निकलती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द होती है। अब आप खुद सोचोगे, अगर ये बच्चा सीधा बाजू रखेगा तो इसको ज्यादा दर्द नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो आपने कहना है कि वो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होगी उसको, फ्लेक्शन कर लेता करता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि उसके बाद बच्चा रोने लग पड़ता है, वो फ्लेक्शन में है, तो आपने कहना है कि ये एनुलर लिगामेंट जो है ना वो जनाब आपके एक तरह का निकल गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है कंडीशन, का दूसरा नाम होता है नर्स मेड एल्बो या रेडियल हेड सबलक्सेशन। आपने कहना इसका दूसरा नाम क्या, एक तरह का नर्स मेड एल्बो या रेडियल हेड सबलक्सेशन कहा जाता है। आवाज का इशू आ रहा है? हेलो, अब ठीक है बच्चों आवाज? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आप देखो कि बच्चे को पकड़ के ना आप ऊपर की तरफ उठाओ, तो वहां पर एनुलर लिगामेंट होता है, उधर से ना ये बोन निकल जाती है बाहर, जिसके बाद बच्चा जो है ना वो रोता है। अब बच्चा जो होगा ना वो बाजू को सीधा इस तरह तो नहीं ना रखेगा, ठीक है, वो रखेगा इस तरह, जिसको हम क्या कहते हैं एक तरह का फ्लेक्शन पोजीशन में ले जाएगा। तो आपने ये कहना, और फिर हम इसको खुद भी ठीक कर सकते होते हैं। वो कैसे, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब सुपिनेशन टू फोरआर्म करता है बच्चा, उसके बाद देन फ्लेक्स आपका होता है, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर हम प्रेशर लगाते हैं, और क्या होता है एक तरह का ये खुद ब खुद लिगामेंट्स के अंदर चली जाती है बोन। उसके बाद देखें बच्चों ये दो फ्रैक्चर होते हैं यार, एक होता ये देखें, जस्ट इमेजिन करें कि हाँ जी जनाब ये एक हड्डी है, ठीक हो गया, स्टिक है। अब भाई आपने क्या काम करना, स्टिक को पकड़ना है, जिस जगह से आप प्रेशर लगा रहे होगे ना वो जगह नहीं टूटेगी, उसकी दूसरी जगह टूटती होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में होता क्या है कि आपकी जो हड्डी होती है वो एक साइड से टूटती है, पूरी की पूरी टूटती भी नहीं है। एक होता है ना कि जैसे कि आप किसी भी बच्चों फॉर एग्जांपल एक दरख्त की टहनी को पकड़ते हो, उसको आप तोड़ते हो, ठीक हो गया, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो एक तरफ से टूटती है, जिधर से आप प्रेशर लगा रहे होते हो वो जगह फिर भी सही रहती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड जो होती है वहां से ही टूटती होती है, उसको हम कहते होते हैं बच्चों, आपने कहना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते होते हैं, ये आपने याद करना है। आगे देखो आगे क्या है, आगे अब आपने कहना होता है, एक होता है बक्कल्स। बक्कल्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कन्वेक्स शेप हम देखते हैं, कनकेव शेप देखते हैं जहाँ पे टेंशन होती है, और जो अपोजिट साइड होती है कंप्रेशन वाली जो होती है उसको हम कहते हैं कनकेव शेप होती है, ठीक है, और दो जहाँ पे फोर्स लगती है उसको हम कन्वेक्स कहते होते हैं।
अच्छा जी, ये आपका हो गया था। बाकी आपको पता है कि डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है, सिंपल है यार। डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर ये होता है कि बंदा ऐसे गिरा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। अगर तो ये जनाब आपको पीछे की तरफ ये मूव कर गया, ठीक हो गया, तो ये क्या है? ये आपका क्या हुआ? पीछे की तरफ डोर्सल मूवमेंट की है। इसके अंदर ये क्या होगा? एक तरह का आपने कहना है डाइनर फॉर्म डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो कोलीज फ्रैक्चर आप इसको कहते हैं। डिस्टल टू थर्ड जो होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने कहना है कि बंदा जो है ना, हाथ सीधा ज़मीन पे उसका गिरता होता है। तो आपने कहना है कि जो डिस्टल रेडियस होता है ना, 2 सेंटीमीटर, वो पीछे की तरफ मूव करता है। जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसको हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर कहते होते हैं, ठीक है। ये देखें, और आपने कहना है कि ये डोर्सली मूव करता है। डोर्सली मूव करता है, डायनामिक फॉर्म डिफॉर्मिटी देता होता है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है कि अगर कोई बंदा इस तरह नहीं, बल्कि आपने कहना है कि हाथ उसका जो है ना, वो सीधा ना लगे बल्कि उल्टा लगे, ठीक होगा। मतलब कि ये साइड उसकी ज़मीन पे लगे। जब उसकी ये साइड ज़मीन पे लगेगी तो आपकी बोन जो, आपने कहना है कि यहाँ पे हड्डी डिस्प्लेस हुई, ये आगे की तरफ आई। इसको हम कहते हैं, आपने कहना है कि आपकी एक तरह की मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। इसको आपने कहना है कि ये क्या, आपने कहना है ये स्मिथ फ्रैक्चर होता है। ये क्या होता है? एक तरह का स्मिथ फ्रैक्चर होता है, और डोर्सल साइड से ये आगे की तरफ मूव करती है। आगे बच्चों जिस चीज को आपने देखना है वो क्यूबिटल फोसा है। क्यूबिटल फोसा के अंदर आपने कहना है कि तीन होती हैं। एक होता है, एक आप हो गया। बाकी आपने कहना कि आर्टरीज पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बाइसेप ब्रेकियल टेंडन होता है, ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व होती है। यहाँ पे कौन सी एक तरह की मीडियन नर्व होती है आपकी? कभी भी अगर पूछा जाए कि आपके पास एक पेशेंट है, जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि सुप्राकॉन्डाइलर जो है वो एरिया डैमेज हुआ है, ठीक हो गया, वहां पे जनाब आपने कहना मीडियन नर्व डैमेज होगा। कौन सी आर्टरी डैमेज हो सकती है? आपने कहना ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी होती है? एक तरह की ब्रेकियल आर्टरी जो होती है वो एक तरह की डैमेज होती है बच्चों। क्लियर? आपकी अपर लिम्ब पूरे का पूरा कवर हो चुका है। अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के बारे में जो चीज़ें आप लोगों को जाननी है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी हम वन बाय वन कर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले, ये जो मसल्स की मूवमेंट है ना, इसमें से क्वेश्चन आता होता है। फॉर एग्जांपल, कौन से ऐसे मसल्स होते हैं जो कि अबडक्शन करवाते हैं? आपने कहना मसल्स के अबडक्शन करवाने वाले, बॉडी की लोअर लिम्ब के अबडक्शन करवाने वाले या हिप के अबडक्शन करवाने वाले जो मसल्स हैं, वो आपने कहना ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस होते हैं। है ये रट्टा? आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अडुक्शन है जो करवाते हैं, अडुक्टर मतलब के अंदर की तरफ लेके आना। आपने कहना है अडुक्टर के नाम से ही इसका मसल का नाम होता है। अडुक्टर लॉन्गस, अडुक्टर मैग्नस, अडुक्टर ब्रेविस। इजी है याद करना। अब वो मसल्स जो कि एक्सटेंसर करवाते हैं, एक्सटेंसर वाले जो मसल्स होते हैं, आपने कहना है कि ये आपके पीछे की तरफ जो टांग जा जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसर, ठीक है। ये कौन से होते हैं? ये पीछे के मसल्स होते हैं। आपने कहना है यहाँ पे, आपने कहना है इसके अंदर होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके बाद सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस और बाइसेप फेमोरस, ठीक है। ये चार तरह के मसल जो कि एक्सटेंसर करवाते हैं। फ्लेक्शन कौन करवाता है? रेक्टस फेमोरस करवाता है, इलियाकुस करवाता है, पेक्टिनियस मसल करवाता है, सार्टोरियस करवाता है। ये आपने याद करना होता है, इलियोसोस वगैरह। ये अपने चार चीजें जो है ना, ये आपने लाजमी याद करनी है, सिंपल। तो सबसे पहले आपने कहना है कि आपकी टांग की अबडक्शन करवाने वाले जो मसल्स उनका नाम क्या है? आपने कहना अबडक्शन जो करवाते हैं उसका नाम होता है आपका ग्लूटियस मीडियस मिनिमस। जो आपके टांग के अडुक्शन करवाते हैं उनका नाम क्या है? अडुक्टर के नाम से, अडुक्टर लॉन्गस मैग्नस ब्रेविस। जो आपकी टांग की एक्सटेंशन करवाते हैं उनका नाम क्या है? आपने कहना होता है कि पीछे के मसल है जिसके अंदर आता है सार्टोरिया, आपका सॉरी ग्लूटिस मैक्सिमस। उसके बाद आपने कहना सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस और उसके बाद बाइसेप फेमोरस। ये आपने कहना है। उसके बाद आप फ्लेक्सर मसल क्या होते हैं, आगे क्या होते हैं, जिसके अंदर रेक्टस फेमोरस, पेक्टिनियस, सार्टोरियस और उसके बाद आपने कहना इलियोसोस। ये आपने याद करना है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन जो अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसके अंदर क्या होता है? वो आपका, आपने कहना है ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फाशियल आता है। और एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर जो होता है वो इलियोसोस, ग्लूटियस मैक्सिमा, पिलिफॉर्मस, अब्टोरेटर इंटरनस और अब्टोरेटर एक्सटर्नस आता है बच्चों। अब यहाँ पे ना
नर्व के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है उसकी रूट वैल्यू होती है T12 से लेकर L1 तक। इसका हिसाब ये होता है कि ये जो नर्व है ना, ये आपके सुप्राप्यूबिक रीजन को सप्लाई करती होती है। जस्ट इमेजिन करें कि हाँ जी बच्चों, ये एक तरह का ना, आपने कहना है कि ये एक ब्लैडर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे अम्बिलिकस है, ब्लैडर वाला एरिया। तो इसमें पता क्या होता है, एग्जामिनर कहेगा एक बंदे की सर्जरी हुई है और ये सर्जरी वाली साइड से ना जो पेन रेडिएट करके ना सुप्राप्यूबिक रीजन में यहाँ तक आती है। तो कौन सी नर्व डैमेज है? सिंपल सी बात है, आपने कहना है कि यहाँ पे जो नर्व डैमेज होगी वीडियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज होगी, सिंपल, बस इतना। तो यहाँ पे देखें बच्चों, सुप्राप्यूबिक रीजन में होगा, ट्रांसवर्स अब्डोमिनल सी इंटरनल ऑब्लिक मसल है, कोई भी अब्डोमिनल सर्जरी होगी, ठीक है, न्यूरोपैथिक बर्निंग पेन होगी इन सर्जिकल इंसिजन साइट रेडिएटिंग टू इन्वाइरल सुप्राप्यूबिक रीजन। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पॉइंट है जो आपने पूछना है। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर आपसे ये कहा जाए कि सर्जिकल साइड से सुप्राप्यूबिक रीजन की तरफ जो है वो जनाब पेन रेडिएट कर रही है, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन है, तो क्या है? आपने कहना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद है इलियो इंग्वाइनल नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व के बारे में बच्चों पता आपने क्या कहना होता है? इलियो इंग्वाइनल नर्व होता है जो इंग्वाइनल एरिया की तरफ होती है, और इंग्वाइनल एरिया की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? आपने ये कहना होता है कि इलियो जब हम इंग्वाइनल एरिया की बात करते हैं तो इसकी तरफ जब स्ट्रक्चर्स की बात आती है तो यहाँ पे सक्रोटम होता है, यहाँ पे जनाब आपने कहना बोन्स प्यूबिस फीमेल है, रूट ऑफ पीनस जो होता है वो वाला, और क्रीमेस्टिक मसल्स जो होते हैं ना टेस्टिकल्स के पास, वहाँ पर जनाब आपने कहना है कि वहाँ पर ये थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कभी भी अगर आ जाए कि फॉर एग्जांपल आपने कहना होता है कि इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है ना, ये, और ये कहा जाता है हर्निया के अंदर, यानी कि एक बंदा है जिसको हर्निया का ऑपरेट हुआ है और उसके बाद जो वो ये कहे कि क्रीमेस्ट्रिक मसल्स जो हैं वो एक तरह के वीक है। क्रीमेस्ट्रिक मसल्स बच्चों पता काम क्या करते हैं? जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेस्टिकल्स हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे आपका मीडियल थाई जो होती है ना, जस्ट इमेजिन करें ये जो मीडियल थाई है, ठीक है, ये जो भी सांप बना रही है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा टच करते हो ना, मतलब कि कोल्ड सेंसेशन देते हो यहाँ पे, तो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। अब अगर फॉर एग्जांपल क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स जो है वो एक तरह का एब्सेंट हो, तो आपने कहना होता है, या तो मुकम्मल तौर पे अगर एब्सेंट है ना, मुकम्मल तौर पे, तो आपने कहना जेनिटोफीमोरल नर्व उड़ी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे रिफ्लेक्स थोड़ा सा ना, मतलब उस तरह नहीं है, तो आपने कहना इलियो इंग्वाइनल नर्व उड़ी हुई है, ठीक है। और साथ इसके अंदर ये कहा जाए कि मोन्स प्यूबिस हो गया, बेस ऑफ पीनस हो गया, ये सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने कहना इलियो इंग्वाइनल नर्व है। ये देखें बच्चों, सिंपल सा, आपने कहा सुप्रा मीडियल थाई होता है, कौन सा आपके तरह का जेनिटल रीजन जो होता है ना वो वाला। तो क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स एब्सेंट नहीं होगा, कम होगा, ये मैंने कहा था अभी भी। जेनिटल रीजन होता है, सेंसेशन सुप्रामेडियल पे कम हो जाती है, पेन बर्निंग सेंसेशन होती है, इंग्वाइनल एरिया होता है, इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसको आपने याद करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जेनिटोफीमोरल नर्व। बच्चों जेनिटोफीमोरल नर्व आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये आपका क्या करता है, जेनिटल, जेनिटल जो रीजन है ना उसको सप्लाई करता है, मतलब टेस्टिकल्स हो गया इसकी तरफ जाएगा। ये आपने कहना होता है कि अगर ये डैमेज हो जाता है ना, तो आपका क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स मुकम्मल तौर पे एब्सेंट हो जाता है। मतलब अगर क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स मुकम्मल तौर पे एब्सेंट है तो आपने कहना जेनिटोफीमोरल नर्व उड़ी हुई है। कौन सी नर्व उड़ी हुई है? एक तरह की जेनिटोफीमोरल नर्व जो है वो एक तरह की उड़ी हुई है बच्चों। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम देख सकते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है लो अपर मीडियल थाई एंड एंटीरियर थाई सेंसेशन बेनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट लेटर पार्ट ऑफ द, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद है लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो, अगर एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी एक तरह की थाई है, ये बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ये अगर आप सीधा खड़ा हुआ है तो बच्चों ये देखो, अगर ये टेस्टिकल्स हैं, ये जनाब आपने बना दिए, ठीक हो गया, ये उसकी ऊपर की बॉडी सारी की सारी हो गई, ये जनाब उम्बिलिकस हो गया, ये जो भी सारा सा भी उसका फेस हो गया ये वो, ठीक है। अब आपने कहा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व के अंदर ये जो थाई की लेटरल साइड है ना बच्चों, बाहर की साइड, यहाँ पे सेंसी सेंसेशन जो देते हैं, और आपने कहना है कि ये उन लोगों में होता है जो कि ओबीस लोग होते हैं। तो आपने कहना है कि अगर कोई भी ओबीस बंदा है ना, वो टाइट क्लॉथ वगैरह पहनता है, ठीक हो गया, और उसके अंदर आप ये कहो कि हाँ जी जनाब यहाँ पे एक तरह की पेन और सेंसेशन और टिंगलिंग लाइक सेंसेशन है, तो इसको आप क्या कहोगे? आपने कहना है इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका। क्या किस तरह का बच्चों? मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका, ये आपने कहना है। तो आपने कहना है कि इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका। तो ये देखो बच्चों, लेटर फीमोरल, आपने कहना क्यूटेनियस नर्व होती है, सेंसरी इंटीरियर टू लेटरल थाई, आपने कहना टाइट क्लॉथ वे बेस्ट, ये सारा कुछ होता है मेरेल्जियम प्रेस्थेटिका। इंटरमेंट ऑफ द लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो होती है इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपने याद करना है, टाइट क्लॉथ वगैरह के साथ होती है। देखो बच्चों, जो ऑब्टूरेटर नर्व होती है ना, ये टांग को अंदर की तरफ मूव करवाती है। कभी भी अगर ये कहा जाए ना कि टांग को अंदर करवाने वाले जो मसल थे उनका नाम क्या था? अडुक्टर मसल, जिसके अंदर आता था अडुक्टर लॉन्गस, अडुक्टर ब्रेविस, अडुक्टर मैग्नस, यही थे ना। तो आपने कहना है कि अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी ना, तो आपकी टांग अंदर की तरफ मूव नहीं होगी, थाई की सेंसेशन जो कि वो कम हो जाएगी, मीडियल और एडुक्टर वीकनेस हो जाएगी। तो आपने ये याद रखना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल
मोटर अडुक्टर लॉन्गस मैग्नस ब्रेविस पैक्टिनियस ग्रेसिलस और मीडियल थाई के ऊपर ये सेंसेशन लेके जाता होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आ जाता है आगे, अगर हम एक तरह का इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का फीमोरल नर्व है। फीमोरल नर्व बच्चों पता है नी की एक्सटेंशन करवाती है। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर नी की एक्सटेंशन कम है और इंटीरियर थाई को ना वो एक तरह की सेंसेशन नहीं मिल रही है, आपने कहना लेग की एक्सटेंशन पटेलर रिफ्लेक्स कम बट फीमोरल रूट वैल्यू L2 L3 L4 रूट वैल्यू सेम L2 L3 L जेनिटो फीमोरल L1 L2 इलियो इंग्वाइनल L1। उसके बाद T12 से लेके L1 जो होती है वो जनाब इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है, ये आपने याद करना है। देखो बच्चों, होता है कॉमन फिबुलर नर्व। कॉमन फिबुलर नर्व जो होती है ना, ये पिरोनियल नर्व होती है। ये आपने कहना है कि कभी हम कहते हैं कि पिरोनियल नर्व जो है ना, इसको याद करने का तरीका होता है पेड। पेड का मतलब क्या, PED, मतलब कि अगर आपने कहना है कि पिरोनियल जो काम करवाती है वो क्या करवाती है, इवर्शन करवाती है और डोर्सिफ्लेक्शन करवाती है, आपने ये कहना है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर, नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या इसके अंदर इवर्जन होगी, नहीं होगी, क्या होगी, इन्वर्जन होगी। इन्वर्जन होगी, ठीक है। और क्या डोर्सिफ्लेक्शन होगी, नहीं, क्या होगी, प्लांटर फ्लेक्शन होगी। ये आपने ये कहना है नंबर वन, ठीक है, इसके डैमेज होने की वजह से। दूसरा पता क्या होता है बच्चों, आपने कहना है कि जो कॉमन फिबुलर नर्व होती है या पिरोनियल नर्व होती है, जो नेक को फेबुला होता है ना, मोस्ट कॉमनली जहाँ पे ये डैमेज होता है तो वहाँ पे ये नर्व डैमेज हो सकती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि जो डोर्सम ऑफ फुट है ना, मतलब डोर्सम ऑफ फुट का मतलब क्या, ओ भाई जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे ही बैठे बैठे अपने पाँव को देखोगे ना, तो जो प्लांटर सरफेस नहीं, जो उसकी डोर्सल साइड है, दूसरी साइड, तो उसको हम कहते हैं डोर्सम ऑफ फुट है, ठीक है। तो ये उसको सप्लाई करती होती है। इसकी दो ब्रांचेज होती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच, एक होता है डीप ब्रांच। जो आपकी डीप ब्रांच होती है ना, वो आपके अंगूठे और उसके साथ की जो फिंगर होती है ना, उसके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको सप्लाई करती होती है। सिंपल आपने ये कहना होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो पूरे का पूरा जो पाँव होता है, पाँव की जो डोर्सल साइड होती है, उस अंगूठे और दरमियान की स्पेस को छोड़ के जो आपका नर्व सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। क्या कहते हैं एक तरह का, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कहते हैं बच्चों, ये आपने याद करना। तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो देखें, कॉमन फिबुलर नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल और सेंसरी डोर्सम ऑफ द फुट होता है एक्सेप्ट वेब स्पेस, वेब स्पेस पे नहीं, बिटवीन होलस। मोटर क्या होता है, पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस। डीप पेरोनियल नर्व क्या, सेंसरी होता है, मोटर सेंसरी tibialis इंटीरियर, वेब स्पेस के दरमियान में ये सारा कुछ होता है। ट्रॉमा इंट्रैपमेंट जो होता है, आपने कहना है फेबुलर नेक फ्रैक्चर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होती है, अगर कभी भी पूछा जाए, अब मेरी बात को थोड़ा सा करें, याद करें, डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। आप ऐसे हो, ठीक है, ये जनाब पाँव है आपका, ठीक है, ये पाँव का ऊपर उठाते हो, ऊपर उठाते हो, लेकिन जो पाँव का ये वाला एड़ी वाला हिस्सा ये नीचे लगा हुआ है, ये जो आप ऊपर उठा रहे हो, ये किस वजह से उठा रहे हो, इसको हम कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक हो गया बच्चों, इसको हम डोर्सिफ्लेक्शन कहते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है, अब जब चलते हो तो आपका पाँव अंदर की तरफ मूव करता है या बाहर की तरफ चलता है। अगर अभी आप चल के देखोगे तो आपने कहना है कि आपकी पाँव की जो डायरेक्शन होगी ना, वो बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी, तो वो इवर्जन है। तो अगर आप बाहर की तरफ गए और ऊपर की तरफ उठे, इसको हम कहते हैं इवर्जन एंड प्लाट, आपका डोर्सिफ्लेक्शन। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाए तो उसका पाँव जो होगा वो उठेगा, आपने कहना नहीं उठेगा। जब वो पाँव उठेगा नहीं तो वो क्या होगा, पाँव नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फुट ड्रॉप। कभी भी एग्जामिनर अगर पूछे कि फुट ड्रॉप किस में देखते हैं, आपने कहना कॉमन पेरोनियल नर्व। कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि रिस्ट ड्रॉप किस में देखते हैं, आपने कहना रेडियल नर्व। कभी भी ये पूछे कि आपका एग्जामिनर के रेडियल और आपका फुट और रिस्ट ड्रॉप दोनों किस में देखते हैं, आपने कहना लेड पॉइजनिंग में। ठीक होगा बच्चों, ये आपको याद आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या, लॉस ऑफ सेंसेशन डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक हो गया, फुट ड्रॉप इन्वर्टेड, उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन होता है, लॉस ऑफ इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों, होप्स आपको क्लियर होगा। दूसरे नंबर पे होता है, बच्चों आवाज आ रही है, हेलो, ओके। अब देखो बच्चों, आपने कहना टीबियल नर्व, टीबियल नर्व क्या काम करती है। टीबियल नर्व के बारे में ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नर्व होती है ना बच्चों, इसका जो मेन हिसाब होता है वो क्या है। आपने कहना है कि ये जो पोप्लीटियर सिस्ट होती है, पोप्लीटियर फोसा होता है ना, उससे के पीछे से निकलती है, तो इस सारे में सप्लाई करेगी। और सोल ऑफ फुट, भाई सोल ऑफ फुट क्या है, मतलब आपने कहना है कि जब आप हाथ बैठे हुए हो और पाँव को देखो, ठीक है, तो डोर्सम नहीं, सोल वाली साइड पे देखो, उस सारे को जो सप्लाई करेगी वो टीबियल नर्व करेगी। ये टीबियल नर्व आपके पिरोनियल नर्व के टोटली ऑपोजिट है। क्या, किस तरह ऑपोजिट है, देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। इसको याद करने का तरीका होता है टिप। टीबियल नर्व डैमेज होगी, टीबियल नर्व का काम क्या होता है, इन्वर्जन करवाना और प्लांटर फ्लेक्शन करवाना, ठीक है। अब देखें, अगर किसी भी इंसान के अंदर टीबियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, इन्वर्जन नहीं होगी, क्या होगी, एक तरह की ईवर्जन होगी,
प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, एक तरह की डॉर्सी फ्लेक्शन होगी। तो बच्चों क्या हुआ, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसमें क्या हुआ, अगर ये नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल वो फॉर्म के अंदर आ रही है जो कि आपका पेरोनियल नर्व का काम है। और अगर पेरोनियल नर्व काम डैमेज हो रही है तो वो बिल्कुल ऐसी शेप में जा रही है जो कि टीबियल नर्व का काम है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड के अंदर मूव करते हैं, कह सकते हैं। तो आपने कहना ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये बैकर सिस्ट ये सारा कुछ इसमें इसके अंदर ये कार्प, आपने कहना है टनल सिंड्रोम जो होता है ना, टार्सल टनल सिंड्रोम के अंदर ये एक तरह की डैमेज हो सकती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने कहना सुपीरियर ग्लूटियल नर्व क्या होता है। देखो मेरी बात सुन, एक बंदा चलता है, उसकी जो हिप है, ये फॉर एग्जांपल आपने कहना जो भी हिप साहब ठीक हो गया। अब देखें ये हिप है, ये एक तरह की बैलेंस है, ठीक हो गया, ये अगर बैलेंस है। अब देखें जस्ट इमेजिन करें एक बंदा है, उसके पाँव के अंदर ना कोई ये कट लग गया है, पाँव के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगी है, ठीक हो गया। तो ये जो पाँव जो लगी है, ये पाँव उसका नीचे लगेगा, ये ऊपर चला जाएगा। आप खुद देखो कि अगर आपके पाँव के ऊपर, हर किसी के ऊपर कभी कभी ज़िंदगी में चोट लगती है ना, तो वो पाँव के ऊपर आप प्रेशर कम लगाओगे, ये वाला जो पाँव का आपका नीचे चला जाएगा, और ये वाला पाँव आप अपना ऊपर रख दोगे, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, वो इस तरह होगी। मतलब इसकी जो पोजीशन होगी हिप की वो कैसे, सीधी नहीं होगी, बल्कि एक तरह का इस तरह होगी। ये इस तरह हिप का मतलब क्या है, आपने कहा ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला गया और ये वाला हिस्सा जो वो ऊपर की तरफ चला गया। मतलब कि जो डैमेज पार्ट है वो ऊपर चला गया और जो सही वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ चला गया। इस गेट को हम कहते होते हैं ट्रेंडलर गेट। क्या कहते हैं ना बच्चों, ट्रेनबर्ग गेट कहते होते हैं। और इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो नर्व डैमेज होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, एक तरह का सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व वो होती है जो कि आपके ग्लूटियस मीडियस को सप्लाई करती है और ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई करती है। तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस क्या काम करती थी, आपको पता है कि वो अबडक्शन ऑफ हिप करवाती थी। तो अब आपकी हिप की जो अलाइनमेंट है वो एक तरह का डिस्टर्ब हो जाएगी और इसकी वजह से चलता है बंदा, उसको हम कहते हैं ट्रेनबर्ग गेट। कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछे कि एक बंदे के अंदर इंजेक्शन की जो सबसे बेस्ट साइट है वो कौन सी है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब सुप्रोलेटरल साइड, सुप्रोलेटरल साइड, ठीक है। ये हिप अगर फॉर एग्जांपल है तो आपने कहना है कि इसके हम चार क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला जो साइड होती है ना, लेटरल साइड सुपीरियर वाली, ये आपकी है। और अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब सबसे खतरनाक कौन सी है, तो फिर आप क्या कहोगे, शाबाश बच्चों, जहाँ पे आपके चांसेस होते हैं वो कौन सी है, तो आपने कहना होता है कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो तो सुप्रोमीडियल साइड, यहाँ पे इंजेक्शन लग गया, इस वजह से ये डैमेज हुआ। यहाँ से नर्व गुजरती होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये आपने याद करना, सुप्रोमीडियल पे इंजेक्शन लगा तो बंदे का बेड़ा गर्क हुआ है। आगे आता है बच्चों इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जिस मसल को सप्लाई करता है उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमम। देखो बच्चा एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है ना, और बंदा एकदम खड़ा हो, सीढ़ियां जब आप चढ़ते हो तो उसके दौरान होता क्या है, आपने कहना हिप की एक्सटेंशन होती है, कहते एक तरह की हिप की एक्सटेंशन होती है, ठीक हो गया, जब आप चढ़ते हो जब आप मूव करते हो। तो अगर किसी बंदे के अंदर इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो हिप की एक्सटेंशन Recording in progress. हेलो, 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 ओके ओके।
बच्चों, तो आपने कहना है कि ये इस तरह नर्व डैमेज होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ना प्रीफॉर्मिस मसल होता है। प्रीफॉर्मिस मसल ना यहाँ पे एक फोरामन होता है, उसके दरमियान से यहाँ से ना शाटिक नर्व डैमेज निकलती होती है, ठीक हो गया। तो अगर कभी भी आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर अगर शाटिक नर्व जो है, ये आपकी लॉन्ग नर्व होती है सबसे, ये आपके कहाँ से निकलती है, ये आपने कहना ग्रेटर शाटिक फोरामन होती है, उधर से निकलती है। ये टीबियल और आपने कहना होता है कि आपकी फबुलर नर्व के मिलने से बनती होती है। उसके बाद आपने कहना है कि ये प्रीफॉर्मिस मसल्स के दरमियान से निकलती है और आपके सारे के पोस्टीरियर साइड पे करती होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। एक मिनट यार, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है अब ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, तो आपने कहना है कि ये सारे का सारा मसला होता है। अगर होगा क्या, तो सबसे पहले आपने कहना है कि शाटिक नर्व जो होती है ना, वो टीबियल और प्रोनियल का मिक्सचर होता है। ये ग्रेटर शाटिक फोरामन से गुजरती है, प्रीफॉर्मिस मसल्स के दरमियान में होती है। यहाँ पे अगर मसल्स का आपकी इस नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगी, तो यहाँ पे पूरा सारा पीछे से यहाँ तक से लेके एंड तक, ये पूरे का पूरा क्या होगा, एक तरह की बंदे को पेन होगी बच्चों। ये आपने याद करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे का पूरा लिखा भी हुआ है आपका, इसको याद करें। लंबर सैक्रल प्लेक्सिस से निकलती होती है, एग्जैक्ट ग्रेटर शाटिक फोरामेन पासिस प्रीफॉर्मिस मसल से निकलती है। पोस्टीरियर थाई होता है, पोप्रियल फोसा, इधर सारा कुछ यहाँ पे एक तरह का पेन करवाती है बच्चों, ये आपने याद करना है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे, बंदा पूछ सकता है। बाकी ये थोड़ा सा ये है, स्पीरियर ग्लूटल नर्व हम वैसे कर चुके हैं, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व भी हो चुका है, पोडेंटल नर्व भी हो चुका है। और यहाँ पे प्रीफॉर्मी सिंड्रोम क्या होता है यार, प्रीफॉर्मी सिंड्रोम के अंदर आपने पता क्या कहना होता है, आपने ये देखना है कि प्रीफॉर्मी सिंड्रोम के अंदर ना बच्चों, दो तीन चीज़ें आपको कहते होती हैं। पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि इसके अंदर क्या होगा। यार क्या हो गया भाई, एक मिनट यार। अच्छा बच्चों, प्रीफॉर्मी सिंड्रोम के अंदर पता क्या होता है, अब आपने कहना है कि ये जो मसल है ना, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, प्रीफॉर्मिस मसल की। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपकी स्ciatic नर्व होती थी, वो आपके प्रीफॉर्मिस मसल्स के दरमियान से नहीं गुजर रही होती थी? शाबाश बताइएगा। आप सबको पता है कि जो आपकी प्रीफॉर्मिस, यार इस तरह एक बार सुन लो, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी स्ciatic नर्व होती थी, वो प्रीफॉर्मिस मसल्स के दरमियान से गुजरती थी। अगर फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो कि जब सोजश हो जाएगी, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो वो जगह जो होगी वो स्वेल होगी। जब वो स्वेल होगी तो उसकी वजह से जनाब आपकी स्ciatic नर्व जो होगी वो कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होंगे, बिल्कुल उसी तरह के होंगे। लेकिन आपने कहना है कि इसके अंदर जो दर्द होगी वो कहेगा कि आपका एक तरह का ग्लूटियल रीजन पर पेन बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया। आपने ये कहना है कि यहाँ पे ग्लूटियल रीजन में बहुत ज्यादा पेन है। और आपने कहना होता है कि इसके अंदर ग्लूटियल रीजन से पेन स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ जाती है। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ sciatic नर्व डैमेज होती है, उसके अंदर सिर्फ ग्लूटियल नर्व से नहीं बल्कि नीचे से दर्द स्टार्ट होती है। ये आपने दोनों को एक तरह का देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, बुटॉक्स के ऊपर पेन होती है, रेडियल टू पोस्टीरियर थाई, वर्स विद सिटिंग। ये सिटिंग के साथ क्या होती है, एक तरह की और ज्यादा होती है बच्चों, ये आपने कहना। इसको हम कहते हैं प्रीफॉर्मिस वाला। कभी भी अगर पूछा जाए ना कि अब फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि फीमर का जो हेड होता है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती होती है, तो आपने कहना होता है बच्चों कि एक आपकी आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं रेटिनाकुलर आर्टरीज। और रेटिनाकुलर आर्टरीज जो होती है ना, ये ब्रांच होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी इंसान के अंदर मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है, उसके अंदर बच्चों आपने ये कहना है कि अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, किसके अंदर, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के अंदर। तो जब मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसके नतीजे में जो आपकी ब्लड की जो सप्लाई होगी वो फिर पहुंचेगी। शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। अगर मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या रेटिनाकुलर आर्टरीज जो होगी वो आपके हेड और फीमर को सप्लाई दे सकेगी? नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एक बंदा है जिसके अंदर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, हेड और फीमर को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही, तो क्या है, आपने कहना है कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो डैमेज है, और इसको हम कहते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, एक तरह का अवास्कुलर नेक्रोसिस कहते होते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है। बाकी
आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदी है, वो बार-बार बेचारी काम करती है, जैसा कि हमारे घरों के अंदर काम करने वाली औरतें होती हैं, वो क्या तपड़ी फेर रही हैं। चलो अब तो वो हिसाब नहीं है, लेकिन पहले होता था, आपको पता है। तो वो जनाब बार-बार काम करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये नी जो होती है ना, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका मतलब प्री पैटेलर बुर्साइटिस। और इसका जो दूसरा नाम होता है, उसको मतलब हाउसमेट नी। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्री पैटेलर बुर्सा इन फ्रंट ऑफ द नी कैप। आपने ये कहना होता है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं एक तरह का प्री पैटेलर बुर्साइटिस या हाउसमेट नी कहते होते हो। ये कहाँ पे होती है, आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का जो आपका पटेला होता है, उसके बिल्कुल सामने वहाँ पे दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, ये आप देखते होते हो। सारा बिल्कुल सामने, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर तो किसी भी इंसान के अंदर जो प्लीटियल फोसा है, अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई फ्लूइड की कलेक्शन हो जाए, कोई सिस्ट बन जाए, वहाँ पे कोई ना कोई एक तरह का हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोप्लीटियल सिस्ट कहते हैं। पोप्लीटियल सिस्ट का जो दूसरा नाम होता है, उसको हम कहते हैं बैकर सिस्ट बच्चों, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये क्या होता है, ये बिल्कुल जब रप्चर होती है तो ऐसी ही पेन देती है जैसा कि डीवीटी की कंप्लेन हो। तो आपने ये याद करना है कि आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के जो पोस्टीरियर जो है ना, फॉर एग्जांपल फोसा, वहाँ पर जनाब एक तरह की सेंसेशन, एक तरह की पेन लाइक सेंसेशन हुई है, वहाँ पे आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। तो वो है कि आपने कहना ये पोप्लीटियल सिस्टम कहते होते हैं बच्चों, ये याद रखना है आपने, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हुँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पूछा जाए, पेन जो होगी वो फ्लेक्शन के साथ होगी, वेरी गुड, शाबाश। आपने कहना कि जब पेन जो होगी वो स्वेलिंग इन नी कैप के ऊपर होगी, तो वो क्या है, वो प्री पैटेलर बुर्साइटिस है भाईजान। आपने पैटेला के ऊपर होती है, बैकर सिस्ट होती है, उसके बाद आपने कहना होता है कि साइनोवियल फ्लूइड के स्पेस के दरमियान होती है। अंडरलाइन जॉइंट डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, काफ पेन होती है, ऐसे ही लगता है जैसे कि डीवीटी के सिम्पटम्स हो, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया बच्चों। अब आते हैं आगे, और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों आपने ये कहना होता है कि अगर ना सोर्स ऑब्सेस एक चीज़ होती है, सोर्स ऑब्सेस का मतलब पता क्या होता है बच्चों? सोर्स ऑब्सेस का मतलब ये होता है कि पस जो होती है ना, वो इलियोसोर्स जो कंपार्टमेंट होता है ना, उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। जब इलियोसोर्स कंपार्टमेंट के अंदर ऑब्सेस यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो इसके दो ही कॉजेज हैं, या तो किसी ना किसी साथ वाले स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन थी, वहाँ से ऑब्सेस हुई, वहाँ पे इसके अंदर आ गई, या फिर ब्लड के जरिए यहाँ पे आ गई। दो ही तो कॉजेज हैं, ये आपने याद करना है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर अगर कोई पोर्ट डिजीज़ हो, पोर्ट डिजीज़ का मतलब क्या है, ओ भाई टीबी हो गई आपके मोरों की, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, क्रोन डिजीज़ हो गई, यहाँ पर मतलब कि कभी भी अगर ये कहा जाए ना, एग्जामिनर इस तरह पूछे ना कि आपके पास एक बंदा है, उसके अंदर फ्लैंक पेन है, फीवर है, मलेज है, उसके बाद वो कहे कि लोअर अब्डोमिनल और ग्रोइंग पेन है, लिम्प है, मतलब चलने चलते हुए उसको सीधा नहीं चलता बंदा, उसका पेन विद हिप एक्सटेंशन के साथ ज़्यादा है, नाइट स्वेटिंग है, तो ये क्या आपने कहना, ये आपके एक तरह के सोर्स ऑफ सेस है, ठीक हो गया। सोर्स वाले एजेंट पर पेन हुई है, साथ फीवर है, चलने में दर्द है, लिंपिंग है, तो आपने कहा सोर्स ऑफ सेस है, आंखें बंद करके, और इसके अलावा कुछ भी और नहीं होती। आपने सबसे पहले तो ये देखना है ये हुई क्यों है, एडजेसेंट ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करना है कि हो सकता है किडनी की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि टीबी ना हो गई हो सकता है कि इसके अंदर एक तरह का ओस्टियोमाइलिटिस ना हो गया हो, क्रोन डिजीज ना हो गया, इन सारी चीज़ों को आपने रूल आउट करना और फिर आगे फर्दर मूव करना है और देखना है बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, शाबाश। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको होता है डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, जो बच्चे के अंदर हम देखते होते हैं। बच्चों देखो, डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जो होता है ना, इसके अंदर बच्चे की जो पोजीशन होती है ना, वो ठीक नहीं होती, ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ठीक हो गया। इसके अंदर जो हिप की जो जॉइंट की जो इंस्टेबिलिटी होती है ना, वो हम देखते होते हैं। तो आपने कहना होता है कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर जो हिप है वो जनाब सही तरह नहीं है, उसके अंदर पेन है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि जो असीटाबुलम है वो सही तरह लगा नहीं हुआ इसके अंदर। तो क्या बेहतरीन टेस्ट है, आपने कहना अल्ट्रासाउंड, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप कहते हैं। अगर कहा जाए कि किसी बच्चे के अंदर आवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ जो है वो फीमर है, यानी कि आपने कहना फीमोरल हेड की आवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई है, उसके अंदर चलने में दर्द है, बंदा सही तरह चल नहीं रहा, लिमिटेड मूवमेंट हो रही है, लिंपिंग है, तो आपने कहना इसको हम कहते हैं लेग काफ परथिसिस डिजीज, ठीक होगा बच्चे के अंदर। अगर एवीएन होगा तो लेग काफ परथिसिस डिजीज। उसके बाद आपने कहना स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस एक चीज होती है। स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस बच्चों पता क्या है, आपने कहना कि जो फीमर का जो हेड होता है ना, वो वहाँ पे अपनी जगह पे तो होता है, लेकिन अपनी जगह पे स्लिप हो जाता है, ठीक होगा। इसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो बंदे जो ओबीस हों, बहुत मोटे हों, एग्जामिनर ये कहेगा कि एक बच्चा ओबीस है, उससे सही तरह चल नहीं रहा, और जब हमने एक्सरे किया है ना, तो हमें ऐसा लगा कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब कि आइसक्रीम लाइक अपीयरेंस है। तो आपने कहना स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस है। ये तीनों चीज़ों को आपने याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फिजियो के अंदर, फिजियो के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं।
यहाँ था कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो? Recording in रेनॉल्ड फिनोमेना। आने लग पड़ती है। ठीक है। अब उसके अंदर आप देखते हो, इसके अंदर बच्चा हम एक सिंड्रोम देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ जैसा कि आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो गर्मियों में बैठा है, बिल्कुल मौसम सही है, लेकिन जैसे वो बाहर सर्दी में जाता है, अपने हाथ बाहर करता है, स्किन है ना गीली होना शुरू होती है। आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, बस कीमिया होना शुरू हो जाता है। तो ये हम इसके अंदर भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक हो गया ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो छोटी वेसल्स होती है ना फिंगर्स की बच्चों, वहां पे सर्दियों होने की वजह से वैजोस्पाज्म होता है। जैसे वैजोस्पाज्म होगा, ब्लड का फ्लो कम होता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर एक बंदा सर्दी वाले इन्वायरमेंट में जाए, वहां पे जाके वैजोस्पाज्म देखे, वैजोस्पाज्म की वजह से उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, और उसके बाद आपने कहना है कि आपकी उंगलियां जो हैं वो वाइट होना शुरू हो जाएं, वाइट से फिर वो ब्लू के अंदर तब्दील हो। ठीक हो गया? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं? आपने कहना राइनॉड फिनोमेना कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपने करना क्या है? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, सर्दियों से अपने आप को बचाना है, गर्मियों में रखना है, बाहर जाना है तो ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। तो यही सारा सीन होता है। बाकी इसके साथ और एसोसिएशंस भी होती हैं। आपने कहना क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है? कार्सिनोसिस, रायनॉड फिनोमेना, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक हो गया, स्क्लेरोडक्टिलिटी और टेलेंजेक्टेसिया। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस बच्चों ये होता है जिसके अंदर आपने कहना है कि HLA-B27 जीन इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर बच्चों आपने कहना है कि आपका MHC क्लास, बल्कि आपने कहना होता है कि आपका जो HLA जीन टाइप 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई एंटीबॉडीज तो पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो डिजीजेज आती है उसका याद करने का तरीका पेयर है। P से सोराइटिक आर्थराइटिस है, A से बच्चों आपने कहना है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, I से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, R से रिएक्टिव आर्थराइटिस है। सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि जो आपका सोराइटिक आर्थराइटिस है वो ये है कि बंदे को सोराइसिस होगी, आपने कहना स्किन लीजन्स होंगी, एक्सटेंसिव सरफेस इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आपने कहना है कि आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अंदर पेनिसिलिन का आप डिफॉर्मिटी देखते होते हैं, और इस कंडीशन को आपने कहना है कि हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट की फ्यूजन हो जाती है बच्चों, मल्टीपल जॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, बोम्बस स्पाइन बनाते होते हैं। आपकी एक तरह की आपने कहना होता है कि जब बंदा सांस लेता है तो बंदे के फेफड़े एक्सपैंड होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर होता है और लंग्स को एक्सपैंड होने नहीं दिया जाता। इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इसके अंदर सुबह उठते दर्द होती है, स्टिफनेस होती है, जब बंदा चल के वापस आता है ठीक होता है, साइकिलिंग रिकमेंड की जाती है। बोम्बस स्पाइन बिल्कुल हम देखते होते हैं, हिप की फ्लेक्शन इसके अंदर कम होती है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन हार्ट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? आपने कहना एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज देखने को मिलती है। रिस्ट्रक्टिव क्योंकि फेफड़ों को ये फैलने नहीं देते। तो आपने कहना कि ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज करवाती है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो बंदा पूछते, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों क्लियर है? और टॉपिक बताएं, शाबाश। हम्म, और मेरा भाई कह रहा है कि तरस खाओ बच्चों पे, इतनी देर के लगे हुए हो।
बिल्कुल। बच्चों आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। बच्चों। हेलो। ओके ओके ओके। हाँ, ये करवाया हुआ है ना हम लोगों ने वैसे। इसके अंदर यार दो तीन चीजें याद रखनी है। जायंट सेल आर्थराइटिस आएगा, ओल्ड एज की फीमेल आएगी, उसके अंदर जा क्लोडिकेशन होगी, दर्द होगी, ईएसआर का लेवल बड़ा होगा, इन मसल पेन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इलाज नहीं करवाते हो तो उसकी आंखें उड़ जाएंगी, ठीक है, नज़र उड़ गई। उसके बाद आपने कहना है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टीरॉइड्स होता है विजन को लॉस करने से बचाने के लिए। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि और आपने क्या करना है इसके अंदर और जो काम हम करते होते हैं वो लॉन्ग सैंपल लेते होते हैं बायोप्सी का, ताकि हमें पूरा सेगमेंट लेना पड़ता होता है, ये आपने कहना होता है। एक लॉन्ग सेगमेंट लेते होते हैं। टाका यासु के अंदर यंग फीमेल होगी, मतलब उसकी 70-60 नहीं बल्कि 40-30 होगी, ईएसआर का लेवल बड़ा होगा, हेडिक होगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे। तो आपने कहना ये टाका यासु आर्थराइटिस है, ईएसआर का लेवल बड़ा होगा, ये सारा कुछ है। तो ये होगा। कोई और? हाँ, पल्सलेस भी इसको हम कहते होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पल्सलेस वाला भी होता है। बाकी बर्गर डिजीज आती है, कावासाकी डिजीज आती है, और भी मतलब के पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा आ जाता होता है। उसके बाद मतलब के, हाँ यही मेन है जो हमने करनी होती है। यार, हेलो भाईजान, कोई रिस्पॉन्स तो देना आप लोग। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों। आज वैसे डिस्कशन किसकी है? आज डिस्कशन किस किस की है?